Find the sum of all 4-digit numbers. Find the sum of all 4-digit numbers. 4-digit numbers. All 4-digit numbers, which can be formed by using the digits. 1, 2, 3, 4. If first repetition is allowed, repetition of digits of this is allowed, and second repetition is not allowed. First वाले में कहते हैं not allowed, पहले ये कैलकुलेट करेंगे not allowed, and second repetition is allowed. ये करना है, तो मैं करता हूँ उसको, आप ना फिर एक सवाल आप करेंगे अपने आप, है ना, 2 पार्ट हो गए मतलब इसमें ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट में सम निकालना है, हमें कितने नंबर बनेंगे नहीं निकालना है, जो नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है, सम हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 4-digit नंबर्स। तो 2 पार्ट है, पहले नॉट अलाउड लिखा हुआ है, फिर अलाउड लिखा हुआ है, तो वो देखते हैं उसको बड़े। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, सवाल आपने नोट कर लिया। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4-digit numbers which can be found by using these 4 digits if repetition allowed and not allowed। पहले नॉट अलाउड वाला करेंगे। तो पहले सवाल समझते हैं हमें करना क्या है। हमें ये 4 डिजिट दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करना है, एक बार repetition नॉट अलाउड, एक बार अलाउड, और वो जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उन सबका सम निकालना है। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई इनका इस्तेमाल करते हुए विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, जितने नंबर बनेंगे उन सबका मुझे सम निकालना है। तो पहले हम देखते हैं भाई 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे ना। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली बात है, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 है, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब इन चारों का इस्तेमाल करना है, और रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब हर डिजिट डिफरेंट होगा। तो 4 डिफरेंट को 4 प्लेसेस पर अरेंज करने के नंबर होंगे 4 फैक्टर, 24 नंबर्स बनेंगे ना। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट, और इसको फिल करने के 4 तरीके। 0 तो हमारे पास है नहीं, 0 होता तो भी इसको भरते, अगर यहाँ 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको फिल कर सकते हैं, चाहे इसको फिल करें चाहे इसको फिल करें। ये डायरेक्ट इधर 4 फैक्टर, या 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। या हम जानते हैं 4 डिफरेंट है, और 4 डिफरेंट को 4 प्लेसेस पर अरेंज करने के नंबर हो गए 4 फैक्टर। 24 नंबर्स बनेंगे मतलब ना, और इनका यूज करते हुए विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट के 24 नंबर बनेंगे। चैलेंज हमारे लिए 24 नंबर मुझे ऐड करना है। तो बेसिकली ऐड करने का जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो ये होता है, सवाल में मुझे नंबर ऐड करना है, मुझे ये नंबर ऐड करना है, इस तरह के मुझे नंबर ऐड करना है। तो इनको ऐड अगर अपन करते हैं ना, तो ऐड करने के लिए हम कंसेप्ट फॉलो करते हैं भाई 3 + 1 4, यहाँ मैं 6 कर देता हूँ, ये नंबर मुझे ऐड करना है। तो 4 3 और 1 4 और 6 10 आ गया, 10 का 0 लिखा है, 1 कैरी चला गया, 3 6 9 ये 9 आ जाएगा, फिर आएगा 6 7 का आंसर ही आ जाएगा। यानी इन तीनों का सम ही है। अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो इसमें क्या कैरी आगे जाएगा ना, और हमें सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो करता हूँ इन 3 नंबर को ऐड करने का, इनका सम निकालने का, अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो करूंगा जो हम फॉलो करते हैं, तो उसमें कैरी आगे जाएगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे बेटर हमें क्या, लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें सारे 24 नंबर लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 24 नंबर नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं, लेकिन चलो 24 तो लिख देंगे। मान लो ये 120 आता, या नंबर ज्यादा आते, मतलब 90 नंबर आते, तो 90 नंबर कैसे लिखते हैं? 90 नंबर को लिखने में टाइम लग जाता उनको। ऐसा ऐड तो कर पाएंगे अपन, लेकिन ऐसा ऐड करने के लिए हमें सारे नंबर्स को लिखना होगा। लेकिन हम 24 नंबर लिख सकते हैं, तो और बड़ा नंबर आता तो उसको लिखने में दिक्कत आती है अपने को। तो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं भाई, हमें नंबर नहीं लिखने पड़े, फिर भी उनका सम निकाल। तो देखो इनका सम आया था 790, हम इनका सम निकालेंगे, नया लॉजिक लगाएंगे। नया लॉजिक ये है भाई इनको ऐड करना है मुझे, तो जब भी मुझे नंबर को ऐड करना होगा तो उन नंबर्स में यूनिट प्लेस पर डिजिट आ रहा है, यूनिट प्लेस वालों को अलग ऐड कर लूंगा, 10 प्लेस पर आने वाले डिजिट को अलग ऐड कर लूंगा, और 100 प्लेस पर आने वाले डिजिट को अलग ऐड कर लूंगा। पहले मैं इनका सम निकाल रहा हूँ जो यूनिट प्लेस पर है। अब अगर ये यूनिट प्लेस पर है तो इसको 3 बोल रहे हैं, ये 10 प्लेस पर है तो ये 2 नहीं है 20 है, ये 100 प्लेस पर है तो ये 1 नहीं है 100 है। तो पहले यूनिट प्लेस वालों को ऐड करो। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम कितना आएगा? 4 और 6 10 आएगा। यूनिट प्लेस वालों का सम 10 आ गया, यानी जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है उनका सम निकाल दिया, उनका सम आ गया।
अब जो 10th प्लेस पर है उनका सम निकालते हैं। ये 20, 30, 50 और कितना हो गया, ये 80 हो गया। ये 20, अभी 2 थोड़ी है, 20 है, क्योंकि 10th प्लेस पर 20, 30, 50 और 30, 80 हो गया, ये 80 आ गया। जो 10th प्लेस पर है, जो डिजिट 10th प्लेस पर है, उनका सम निकाल लिया, उनका सम कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब जो 100 प्लेस पर उनका सम लग निकाल लो। 100 प्लेस पर एक तो ये अभी 1 नहीं है, 100 है, 100 फिर 300 और 700, तो 700 ये आ गया। जो 100 प्लेस पर है उनका सम अलग से निकाल लिया। अब ये यूनिट प्लेस वालों का सम अलग से निकाल लिया, 10 प्लेस वालों का सम अलग से निकाल लिया, जो 100 प्लेस पर उनका सम अलग से, इनको ऐड कर दिया सबको। अब इन सबका इनका सम अलग से निकाल लिया, ये यूनिट वालों का सम, ये 10 प्लेस वालों का सम, ये 100 प्लेस वालों का सम, इन सबको जोड़ दो तो ऐड करने पर कितना आ गया, 0 आ गया, ये ना ये आ गया 7 आ गया। इसमें कोई कैरी नहीं जाएगा अपने आगे, और हमें अलग से कैरी जाने के लिए भाई नंबर कितने आ रहे हैं उनकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, जो जितने भी नंबर मुझे ऐड करने उन सबको ऐड करने के लिए हम यूनिट प्लेस वालों का सम अलग निकाल लेंगे, 10 प्लेस पर जो आ रहे हैं उनका सम अलग निकाल लेंगे, जो 100 प्लेस पर आएंगे उनका सम अलग निकाल लेंगे, 1000 प्लेस पर आएंगे कभी उनका सम अलग से निकाल लेंगे। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब हम ये देखेंगे कि जब हमने 24 नंबर तो बना लिए, 24 नंबर हमने कैलकुलेट कर लिए, उन 24 नंबर में यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहे होंगे उनका सम अलग निकालें, 10 प्लेस वालों का सम अलग से निकालें, 100 वालों का अलग से निकालेंगे, 1000 वालों का अलग से निकालेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा भाई हमने इनका यूज करते हुए जो नंबर बनाए उनमें 1 यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा, 1 यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा, 2 यूनिट प्लेस कभी, यानी 24 नंबर में 1 यूनिट प्लेस पर कभी 1 आएगा, यूनिट प्लेस पर कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। तो देखना है 1 यहाँ कितनी बार आएगा, 2 यहाँ कितनी बार आएगा, 3 यहाँ कितनी बार आएगा, 4 यहाँ कितनी बार आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और देखें, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ थोड़ा आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास डिजिट 3 होते हैं, डिजिट 3 होते हैं। अब इन 3 डिजिट का यूज करते हुए मैं 3 डिजिट के विदाउट रिपीटिशन जितने नंबर बनाऊंगा, अगर मुझे उनका सम निकालना होता तो उनका सम निकालने में मुझे दिक्कत नहीं आती। मैं अगर पीएनसी का यूज नहीं करता, कॉमन सेंस लगाता तो भी निकाल सकता था। भाई इन 3 डिजिट का यूज करते हुए विदाउट रिपीटिशन 3 डिजिट के जितने नंबर बन रहे हैं उनका सम निकालना होता तो क्या करता है, उनका नंबर ही लेते। कितने नंबर बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे ना। इन 6 नंबर ऐसे बन जाएंगे 1 3 2 नंबर तो ऐसे आएगा जिनमें 1 को आगे कर दिया, फिर 2 1 3 बन जाएगा, 2 3 1 बन जाएगा, 3 1 2 बन जाएगा और 3 2 1 बन। ये 6 नंबर बन गए बस। इनको तो ऐड करना बड़ा आसान था, नहीं इनको तो मैं ऐसे ऐड कर लेता। तो ये थोड़ा नंबर बड़ा है भाई, अगर इनको इनका सम निकालने के लिए मेरी बात समझ रहे ना, तो मैनुअली भी निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के भी निकाल सकते हैं। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको बताऊंगा। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ इन 24 नंबर में काउंट करने वाले हैं 1 यहाँ कितनी बार आएगा। हमने जो नंबर निकाले इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा। रिपीटिशन का जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ रहा होगा, जो यहाँ और यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ रहा होगा, सारे डिजिट डिफरेंट है। मतलब अगर 1 कभी यहाँ आएगा तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, 1 कभी अगर यहाँ आएगा तो यूनिट प्लेस पर यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। और अगर रिपीटिशन हो रहा होता तो 1 यहाँ भी आता, 1 यहाँ भी आ सकता था, जब 1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था। अभी हम विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं भाई यूनिट प्लेस पर ध्यान से देखो आप, इसे पता लगाना चाहो, इससे पता लगाना चाहो भाई 6 नंबर तो बन गए, इन 6 नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा, 6 नंबर। इन 6 नंबर को मुझे ऐड करना है, या तो मैं कैरी लेके ऐड करूंगा या हम यूनिट प्लेस वालों को अलग ऐड करना चाहते हैं। जैसे देखते हैं इन 6 नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 लाइव दिख भी रहा है, लाइव दिख भी रहा है, अपन सोच अपन समझ पाएंगे भाई क्या करने वाले हैं। 1 यूनिट प्लेस पर कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। देखो एक तो यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है 1 यूनिट प्लेस, ये 6 नंबर बनेंगे, इनमें 1 यहाँ 2 बार आएगा। किसने निकाला भाई, 1 को फिक्स कर दिया, कितने बचे 1 को फिक्स कर दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं, 2 बचे, इसको फिल करने के 2 पेज, इसको फिल करने के 1 पेज। उन 6 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो यूनिट प्लेस पर बना रहे हैं। अच्छा यूनिट प्लेस पर यहाँ कितनी बार आएगा, यहाँ 2 कितनी बार आएगा, यहाँ 2 भी 2 बार आएगा, 2 भी 2 बार आएगा, दिख भी रहा है आपने को, यूनिट प्लेस पर 2 बार आ रहा है। यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। तो हो गए 6 नंबर पूरे। उन 6 नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 2 टाइम्स आएगा, यूनिट प्लेस पर 2 2 टाइम्स आएगा, यूनिट प्लेस पर 3 2 टाइम्स आएगा। अब मैं इससे समझा ही रहा हूं आपको भाई, अगर 1 यहाँ 2 आए, हमने इन सबको ऐड कर दिया, इन 6 नंबर को ऐड, 1 2 बार आया इसको ऐड कर लिया, 2 2 टाइम्स आया इसको ऐड कर लिया, 3 2 टाइम्स आया इसको भी ऐड कर लिया। अब ये देखेंगे भाई यूनिट प्लेस वालों को तो ऐड कर दिया, अब 10 प्लेस वालों पर आते हैं तो हम देख रहे हैं भाई 1 यहाँ कितनी बार आएगा, 1 यहाँ कितनी 2 बार आएगा। ऐसा नहीं भाई जब 1 यहाँ आएगा ना तब उस टाइम 1 यहाँ नहीं आएगा। जैसे देखो 1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ 1 ही नहीं आ रहा आगे। लेकिन ये 6 नंबर बने, इनमें 10 प्लेस पर 1 भी तो आ रहा होगा ना भाई, कहीं ना कहीं आ रहा है, बिल्कुल 10 प्लेस पर 1 भी आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, वो 2 बार ही आएगा ना।
लेकिन जब यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो जब 1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ 1 नहीं आ रहा, यहाँ 1 नहीं आ रहा। और अगर रिपीटिशन होता तो फिर 1 यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी आ सकता, ऐसा भी हो सकता था। मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? मतलब दिख रहा है आपको भाई, ऐसा नहीं कि भाई 1 यहाँ आ रहा है तो यहाँ तो आएगा ही नहीं सर। तो भाई 1 यहाँ अलग जगह आएगा, अलग नंबर में आएगा, 1 यहाँ अलग नंबर में आएगा। लेकिन जो 6 नंबर बने उनमें नो डाउट 1 यूनिट प्लेस पर भी आ रहा होगा, 1 10 प्लेस पर भी आ रहा होगा, और 1 100 प्लेस पर भी आ रहा होगा। ऐसे 2 यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, 2 10 प्लेस पर भी आ रहा है, और 2 100 प्लेस पर भी आ रहा है। 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, और 3 यहाँ भी आ रहा है ना? समझ में आ गया? अब यहाँ से आप समझना आसान रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई 1 यूनिट प्लेस पर ही आएगा तो वहां कैसे आ जाएगा, आएगा वो रिप्रेजेंट। अब हम देख रहे हैं 24 नंबर को ऐड करें, तो 24 नंबर में तो यूनिट प्लेस पर आने के लिए उनको ऐड करें। तो 24 नंबर में हम देख रहे हैं जो 24 नंबर बने इनमें यूनिट प्लेस पर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 1 को फिक्स कर दिया मैंने, 1 को तो फिक्स कर दिया। रिपीटेशन अलाउड नहीं, 3 बचे, इन 3 डिफरेंट को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के नंबर हुए 3 फैक्टर। 1 कितनी बार आएगा? इन 24 नंबर में 1 यूनिट प्लेस पर 6 टाइम्स आएगा। तो अच्छा बताओ 2 कितनी बार आएगा? 2 भी 6 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4। 3 कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स, 6 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4। 4 कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स, 6 टाइम्स। हो गए 24 नंबर। 24 के 24 नंबर बन गए। इन 24 नंबर में 6 बार यूनिट प्लेस पर बनाया, 1 1 1 में 6 बार आया, 2 2 2 2 6 टाइम्स आया, 3 3 3 6 टाइम्स आया, 24 नंबर कंप्लीट। अब ये यूनिट प्लेस पर जो आ रहे हैं इनका सम अलग से निकाल लिया, इनका सम पहले अलग निकाल लो। इन 24 नंबर में यूनिट प्लेस वालों का सम। अब 1 कितनी बार ऐड करना है? 6 टाइम्स। तो 1 को ऐड करना है 6 टाइम्स, सम 6 आएगा। 2 को ऐड करना है 6 टाइम्स, तो 12 आएगा। 3 को ऐड करना है 18 आएगा, और वो 24 आएगा। ऐसे लिखा, उस 6 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 + 4। भैया तो मैं ऐसे ऐड करता 1 को 6 टाइम्स तो 6, फिर 2 को 6 टाइम्स तो 12, फिर 3 को 6 टाइम्स तो 18। तो 1 यहाँ आएगा 6 टाइम्स, फिर 2 यहाँ आएगा 6 टाइम्स, क्योंकि 1 को फिक्स कर दिया। 3 बचे, 3 को 3 डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल। तो 24 नंबर में 1 यूनिट 10 प्लेस पर 6 टाइम्स आएगा। 2 यहाँ कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स ही आएगा। 3 यहाँ कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। 4 यहाँ कितनी बार आएगा? 24 नंबर हो जाएंगे। उन 24 नंबर में 10 प्लेस पर 1 6 टाइम्स आएगा, 2 6 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, 4 6 टाइम्स। अब इनको ऐड करना है। अब 1 वही है, 1 नहीं है, अब ये 10 है ना। 10 को ऐड करना है 6 टाइम्स, 20 को 6 टाइम्स, 30 को 6 टाइम्स, 40 को 6 टाइम्स। तो मैं ऐसा ऐड कर रहा हूँ उसको, पर 10 को ऐड कर रहा हूँ, 20 को ऐड, तो उनका 10 बाहर निकाल दिया। ये 6 तो क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार आ रहा है। 10 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 + 4। मैंने ऐसे देखो कैसे लिखा हुआ है, समझा आपने? भाई 10 अंदर गया ना, तो 10 को 6 टाइम्स, 20 को 6 टाइम्स, 30 को 6 टाइम्स, 40 को 6 टाइम्स ऐड कर रहा है। कैसा आ गया? यानी ऐसा ये भी मालूम पड़ रहा है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, लिख सकते हैं अपन भी समझ सकते हैं ऐसे। 10 × 6 × 10⁻�0, यानी ये यूनिट प्लेस पर है। 10⁻�0 यूनिट प्लेस पर, यानी 1 यूनिट प्लेस पर है 6 टाइम्स, 2 यूनिट प्लेस पर है 6 टाइम्स। ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ समझ सकते हैं 1 10 प्लेस पर है लेकिन 6 टाइम्स है, 2 10th प्लेस पर है लेकिन 6 टाइम्स है। ऐसे समझ सकते हैं। अब वो ये हमने 10 प्लेस वालों को भी ऐड कर दी। अब बताना है 24 नंबर बनेंगे, मुझे 100 प्लेस पर आ रहे हैं, उनको ऐड करना है। तो 24 नंबर में
100 प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा, वही 6 टाइम्स आएगा भाई। यहाँ 1 को रख दिया, अब 3 डिजिट बचे हमारे पास, 3 को 3 प्लेस पर अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल से, तो 24 नंबर में 1, यहाँ पर 100 प्लेस पर 6 टाइम्स आएगा। 2 यहाँ कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। 3 यहाँ कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। 4 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा। अब इनको ऐड करना है, तो अब ये 1 नहीं है, 100 है ना, 100 को ऐड करना है 6 टाइम्स, 200 को 6 टाइम्स, 300 को 6 टाइम्स, 400 को 6 टाइम्स। तो ये हमने लिखा भाई 100 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी तो 6 है। अब ये 100 प्लेस पर आ गया, कौन आ गया भाई, 1 2 3 और 4। तो ये जब अंदर आएगा तो 100 हो गया 6 टाइम्स, 200 हो गया 6 टाइम्स, 300 हो गया। अब देख रहे हैं 24 नंबर है, हमने 1000 प्लेस पर जो आएंगे उनको ऐड करना है। 1 यहाँ कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स ही आएगा। 2 यहाँ कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। 3 यहाँ कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। आगे 1000 हो गया, ये 2000, ये 3000, तो 1000 हमने कॉमन ले लिया, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 ही है, तो फ्रीक्वेंसी 6 आ गई। यानी ये बता रहा है प्लेस, ये 1000 प्लेस पर है 6 टाइम्स, 1000 प्लेस पर है 6 टाइम्स, 100 प्लेस पर है 6 टाइम्स, 110 प्लेस पर है 6 टाइम्स, और वो यूनिट प्लेस पर है। बस इनका सम निकाल लो। यानी ये 24 नंबर बने, उन 24 नंबर में यूनिट प्लेस पर आने वाला डिजिट का सम ये है, 10 प्लेस पर आने वाला डिजिट का सम ये है, ये 100 प्लेस पर, ये 1000 प्लेस पर। ऐसा निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके अब देखो ये तो कॉमन आ रहा है सब में, ये जो प्रोडक्ट है सब में कॉमन है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है तो सब में कॉमन आ रहा है। बस ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। पर इसको निकाल लो, दिस इनटू दिस कितना आ गया, 10 है, ये 6 है, ये तो 60 हो गया। पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा। इसी को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 टू द पावर 2 आ गया, वो एक और बढ़ गया, एक जीरो और बढ़ जाएगा। और इसी को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, तो आ जाएगा 60000। और इनका सब, इन सबको मुझे ऐड करना है, इनको ऐड कर सकता हूँ। ये 60000 लिखा हुआ है, ये 6000 लिखा हुआ है, फिर वो 600 लिखा हुआ है, और वो 60 लिखा हुआ है। इन सबको ऐड कर दिया मैंने, इसके नीचे इसको लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पर कितना आ गया, 0 6 6 6 6। दिस इज द सम ऑफ 24 नंबर्स। ये 24 नंबर का सम आ गया। अब रिपीटेशन वाला करो आप, अब रिपीटेशन वाला करो आप, कैसे करेंगे, रिपीटेशन हो रहा होगा तो कैसे करेंगे। तरीका जो सीख रहे हैं वो जनरलाइज रहेगा, हर बार आपको दिक्कत नहीं आएगी ना, कई बार ट्रिक लग जाती है लेकिन हर बार ट्रिक नहीं लगती है ना। जो तरीका सिखा रहे हैं उसको सीखें आप। अब वही हमारे पास 4 डिजिट है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब रिपीटेशन अलाउड है, और जब रिपीटेशन अलाउड होते हैं जो नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है, तो आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो कई बच्चों को अगर आता हुआ ना तो मुझे पता नहीं किसको आता है किसको नहीं आता, कौन फ्रेश है एकदम, किसको मुझे सिखाना है किसको मुझे नहीं सिखाना है, मुझे पता नहीं होता है ना। ये तो आप ऑफलाइन में आओगे तब भी हमारे साथ समस्या रहेगी ना। कोई बच्चा अगर एकदम फ्रेश आया है, उसको नहीं आता होगा, उसका फॉल्ट थोड़ी है उसको नहीं आता तो। और किसी बच्चे ने अगर पहले से सीख रखा है तो ये भी उसका फॉल्ट नहीं है ना, ये उसकी अवेयरनेस है, उसने पहले से सीख रखा है ना। लेकिन टीचर के सामने समस्या होती है, वो कैसे पढ़ाएगा, वो कुछ मानते हुए पढ़ाया कि आपको आता है, या एलिमेंट्री लेवल से पढ़ाया ना। तो अब निकालना है, रिपीटेशन अलाउड है ना, 1 2 3 4 इन्हीं का इस्तेमाल करना है अपने को। अब रिपीटेशन मानते हुए पहले नंबर बनाएंगे, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, और उसके बाद उनका सम निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर हम उनका सम निकालेंगे। तो पहले ये पता लगाएंगे विद रिपीटेशन अलाउड है तो इनका यूज करते हुए कितने नंबर बन सकते हैं, फिर बाद में उनका सम निकालना सीखेंगे हमें, और निकालने की कोशिश करें हमें। तो नंबर कितने बनेंगे, 256 नंबर आ जाएंगे 256। क्योंकि हम रिपीटेशन अलाउड है, जीरो हमारे पास है नहीं, जीरो अगर होता तो इस प्लेस को पहले फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो कभी नहीं आ सकता। अगर मान लो सकता है कभी जीरो दे दें वो, तो हम जानते हैं जीरो यहाँ कभी नहीं आएगा। जीरो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, जीरो यहाँ कभी नहीं आएगा। और वैसे जीरो कहीं भी आए, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ तो कभी आएगा नहीं। यहाँ आएगा तब भी जीरो को ऐड करेंगे बार बार तो भी जीरो आएगा, यहाँ जीरो होगा तब भी वो जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ जीरो कभी नहीं आएगा। अभी मैं जीरो वाला सवाल कर रहा हूँ हो गया आपसे, इससे मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ मैं आपको। हम देख रहे हैं इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, 4 वेज एंड 4 वेज। रिपीटेशन अलाउड है तो आंसर आ गया 16 into 16 मतलब 256। 256 नंबर बनेंगे ना, 256 नंबर्स को मुझे ऐड करना है अभी। अब वही कंसेप्ट है ना, हमें पता लगाएंगे 256 नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा,
2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। तो पहले पता लगाते हैं हम 256 नंबर में 1 यहाँ पर कितनी बार आएगा। तो 1 को तो कर दिया फिक्स। अब रिपीटेशन अलाउड है, जो भी ये नंबर बने रिपीटेशन अलाउड मानते हो बनाया, तो इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4। हमें इससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर 1 यहाँ आएगा क्योंकि इन 256 नंबर में एक नंबर ऐसा ही बनेगा, ऐसा भी बन सकता है। हम अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं इसको, भाई 1 यहाँ कितनी बार आएगा, 1 यहाँ कितनी बार आएगा अलग से काउंट करेंगे। अभी 1 यहाँ कितनी बार आ रहा है ये काउंट कर रहे हैं। तो हमने 1 को फिक्स कर दिया। 1 को फिक्स करने के बाद इसको फिल करने के 4 वेज, 4 वेज, 4 वेज, तो 64 हो गया हमारा। यानी 256 नंबर में 1 यूनिट प्लेस पर 64 टाइम्स आएगा। 1 को ऐड करेंगे 1 1 1 1 64 टाइम्स ऐड करेंगे 1 2 3 4। उन 256 नंबर में 2 यहाँ कितनी बार आएगा, वो 2 को फिक्स कर दिया, जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा। जो 1 के लिए कैलकुलेट किया वो 2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 64 टाइम्स आ जाएगा 1 2 3 4। 3 कितनी बार आएगा 64 टाइम्स, और 4 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। तो 256 हो गए, 64 into 4 256। यानी 256 नंबर में 1 आया 64 टाइम्स या 2 आया 64 टाइम्स। इनको ऐड करें तो यूनिट प्लेस वाला ऐड करें। 64 तो फ्रीक्वेंसी, ये यूनिट प्लेस को शो कर रहा है 1 + 2 + 3 + 4, डिजिट का सम लिख दिया। अब ये यूनिट प्लेस सारे इन 256 नंबर में जो भी यूनिट प्लेस पर आ रहा है उन सबको ऐड कर दिया, उनका सम अलग से निकाल दिया। अब देख रहे हैं हम 256 नंबर में 1 यहाँ पर कितनी बार आएगा, वही 64 टाइम्स आएगा। अब 1 को यहाँ फिक्स कर दिया, तो इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, तो वापस 64 टाइम्स ही आएगा। और 256 नंबर में यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स आएगा। 3 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। 4 यहाँ कितनी बार आएगा 64 होगा, 256 हो गया। अब ये 1 नहीं है 10 हो गया है, तो 10 64 टाइम्स, 20 64 टाइम्स। इधर 64 तो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये बता रहा है 10 प्लेस पर आ गया, और 1 + 2 + 3 + 4 ये ऐसा आ गया। इसको ऐसा लिखिए हमने। वापस फिर यहाँ अब ये 10 प्लस वालों को ऐड कर दिया। अब देख रहे हैं 256 नंबर में 1 यहाँ पर कितनी बार आएगा, वो 64 टाइम्स आएगा। 1 को फिक्स कर दिया, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज। अब 2 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। 3 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। 3 यहाँ कितनी 4 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। अब ये लेकिन 1 नहीं है 100 है, तो 100 को ऐड करेंगे 64 टाइम्स, 100 100 100 64 टाइम्स, तो 64 तो फ्रीक्वेंसी हो गई। ये हो गया 100 प्लस 1 + 2 + 3 + 4। कैसा लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। 100 को ऐड कर रहे हैं 64 टाइम्स, 200 को ऐड कर रहे हैं 64। अब देख रहे हैं भाई 256 नंबर में 1 यहाँ कितनी बार आएगा 64 टाइम्स आएगा, तो इसको फिल करने के 4 वेज 4 वेज 4 वेज। यार 2 कितनी बार आएगा 64 टाइम्स, 3 कितनी बार आएगा 64 टाइम्स। अब ये 1000 हो गया, तो 1000 को ऐड कर रहे हैं 64 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 64 है, ये 1000 प्लेस हो गया 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा। तो यूनिट प्लेस वालों का सम अलग से निकाल लिया, 10th वालों का अलग से निकाल लिया, इसका अलग से। और ये चीज कॉमन है इनमें ना, ये तो प्रोडक्ट कॉमन है ना। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये तो 1 लिखा हुआ है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर 100 से इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकाल लेंगे। ये कितना आ गया 640। क्या है इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा बस, क्योंकि इस वैल्यू को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6400। फिर इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा 64000, उससे फिर एक बढ़ जाएगा। बस इनका सम निकाल लेंगे और सम निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 जीरो है ना 64, फिर डबल जीरो है 64, फिर यहाँ सिंगल जीरो है 64। बस इनको ऐड कर लो आपको 0 4 0 1 1 7। दिस इज द आंसर। तो रिपीटिशन अलाउड है तब भी कर लिया, नॉट अलाउड है तब भी कर लिया, दोनों तरह से निकाल लिया आंसर हमने, दोनों तरफ से निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे ना, है ना। आपके आंसर सही आने से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना, तो मुझे डिमोटिवेट नहीं करेगा, है ना। हमें अगर जीरो वगैरह कहीं होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे, अब पेशेंस रख के अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए आप फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स which can be formed by using the digits. Find the sum of all 4 digit numbers, all 4 digit numbers which can be formed by using the digits 0 1 2 3 4 without repetition, without repetition. ये सम निकालना है, वहां पेशेंस रखना है अपना, कोशिश करनी है आंसर सही आया हमारा। हम जानते हैं हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट का, 5 अवेलेबल है और रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। पेशेंस रखेंगे ना, हर चीज सोच के समझते लिखेंगे ना, आंसर सही आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा।
क्लास में बैठे रहने का इंटरेस्ट ही बनता है। मैं हमसे सवाल हो रहा है। Find the sum of all 4-digit numbers which can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and repetition is not allowed. Answer I got 259980. This will be the answer. 259980. सारा गेम कंसंट्रेशन का है ना, लॉजिक आपको पकड़ में आ गया। 2 बार मैंने बताया, समझाने की मैंने कोशिश भी की है आपको। सारा गेम कंसंट्रेशन का और पेशेंस का है। आंसर इज 259980. दिस इज द आंसर। अब वही सेम हमें नंबर ऐड करने पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई इनका इस्तेमाल करते हुए विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। जितने नंबर बनेंगे उन्हीं को हमें ऐड करना है। पहले ये पता लगाना पड़ेगा नंबर कितने बनेंगे। तो ये पता लगाने के लिए हमने 4 प्लेसेस ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, अब चाहे अलाउड हो या नहीं हो, हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसमें एक 0 है और हम जानते हैं 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंश्योर करना है कि नंबर 4 डिजिट का होगा। तो सबसे पहले इस प्लेस को फिल करेंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, अलाउड हो या नहीं हो, इसको पहले फिल करना पड़ेगा क्योंकि 0 अवेलेबल है हमारे पास। तो इसको फिल करने के 4 मिनट्स। अब सिंस रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो जो एक आ चुका वो आगे नहीं आएगा। तो इन 5 में से एक कम कर दिया हमने, तो एक कम। अब कितने बचे? 4 बचे। इस प्लेस को फिल करने के 4 वेज, इस प्लेस को फिल करने के 3 वेज, इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज। तो 16 into 6 is equal to 96। 96 नंबर बनेंगे हमारे पास। यानी इनका इस्तेमाल करते हुए विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट के मैं 96 नंबर बना सकता हूं। अब 96 नंबर जो बनेंगे, मुझे 96 नंबर का सम निकालना है। तो सेम कंसेप्ट में फॉलो करूंगा। मैं ये पता लगाऊंगा 96 नंबर में यूनिट प्लेस पर 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। क्योंकि हम जानते हैं 96 नंबर में यूनिट प्लेस पर कभी 0 आएगा, यूनिट प्लेस पर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। 0 बस यहाँ कभी नहीं आएगा, कभी 0 यहाँ भी आएगा, कभी 0 यहाँ भी आएगा, कभी 0 यहाँ। ये ध्यान रखना है बस। और गलती यही होगी, आप मान के चलेंगे 0 यहाँ भी आएगा और 0 यहाँ कभी नहीं आएगा, बस जो मैंने बोला भी था आपको, और आप जानते भी शायद। अब हम देख रहे हैं 96 नंबर में यहाँ 0 कितनी बार आएगा। हालांकि वैसे 0 कितनी बार भी आए, उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 0 रहेगा। फिर भी अपन पता लगा रहे हैं। 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 गया हमारे पास। कितने बचे? 4 बचे। तो ऐसा करो भाई 4 में से 3 को अरेंज करना है, 4p3 कर दो आप, या भर दो उसको। इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज। इन 96 नंबर में 0 यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स आएगा, लेकिन 0 को मैं 24 टाइम्स ऐड करूं तो वो 0 ही रहेगा, कोई बात नहीं। और 96 नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा, हम जानते हैं 96 नंबर में
तभी यूनिट प्लेस पर 1 भी आएगा, और 1 कितनी बार आएगा पता लगाना है, तो 1 को कर दिया फिक्स, अब की बार 1 को फिक्स कर दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। कितने बचे, 4 बचे, लेकिन 4 में एक 0 भी है, तो पहले इसको फिल करेंगे 3 वेज, फिर इसको फिल करेंगे 3 वेज, फिर इसको फिल करेंगे 2 वेज। भाई 4 थे लेकिन 4 में 0 था, तो पहले इसको फिल करा 3 वेज, एक गया, अब 3 बचे, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज, 18 टाइम्स। यानी 96 नंबर में यहाँ 1 यूनिट प्लेस पर 18 टाइम्स आएगा, और अगर 1 18 टाइम्स आ रहा है तो 2 भी कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स ही आएगा। अगर मैं 2 को निकालना चाहूंगा 2 भी 18 टाइम्स आएगा, अगर मैं 2 को रखूंगा तो वो भी 18 टाइम्स आएगा, क्योंकि 1 अगर यहाँ 1 है, 1 को फिक्स करते हुए जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया है उससे अगर 18 आ रहा है, तो 2 को फिक्स करने पर भी नंबर कितने बनेंगे, 18 ही बनेंगे। और अगर मैं 3 को फिक्स करूंगा यहाँ पर, यहाँ 3 को फिक्स करूंगा तो भी 18 आएगा, और अगर मैं यहाँ 4 को फिक्स कर दूंगा तो भी 18 टाइम्स आएगा। ये तो कितना हो गया, 72 हो गया, 72 प्लस 24 96 पूरा हो गया। और 96 नंबर में 0 यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स आया, 1 18 टाइम्स आएगा, 2 18 टाइम्स, 3 18 टाइम्स, 4 18। अब इनको ऐड कर रहे हैं, तो 0 को तो ऐड करने का मतलब ही नहीं है ना, ऐड करना है मुझे 1 को 18 टाइम्स, तो 18 तो आ गई फ्रीक्वेंसी, 18 तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गई, और वो यूनिट प्लेस पर है, तो 18 तो हो गई फ्रीक्वेंसी, वो यूनिट प्लेस बना दिया, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐड कर लिया। अब यहाँ आ गया, अब हम देख रहे हैं 0 यहाँ कितनी बार आया, 0 यहाँ 24 टाइम्स ही आया, 0 यहाँ भी भाई हम देख रहे हैं वो 90, अब 10th वालों को ऐड कर रहे हैं, अब 10 प्लस वालों को ऐड कर रहे हैं, तो भाई 0 यहाँ कितनी बार आया, 24 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट ही है, डिजिट हमारे पास ही है, डिजिट हमारे पास। 0 को फिक्स कर दिया, कितने बचे, 0 हमारे पास 4, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज, 24 आ गया। 0 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स ही आएगा, हालांकि अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, 24 टाइम्स आ गया। अब 1 यहाँ कितनी बार आएगा, 1 यहाँ 18 टाइम्स आएगा, 1 यहाँ 18 टाइम्स ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं शायद आप, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप, है ना, 1 18 टाइम्स आएगा। 2 यहाँ कितनी बार आएगा, 2 यहाँ आएगा 18 टाइम्स, 2 18 टाइम्स ही आएगा। 1 को फिक्स कर दिया, बचे 4, लेकिन 4 में एक 0 है, इसको 3 वेज और 2 वेज, 18 टाइम्स आ जाएगा। हम देख रहे हैं 96 नंबर में 2 यहाँ कितनी बार है, अगर 1 18 टाइम्स आ रहा है तो 2 भी यहाँ 18 टाइम्स आएगा ना। भाई पता लगा सकते हैं ना, ये अंकुर का चेहरा बिल्कुल ऐसा सा हो रहा है, जैसे अंकुर को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया ये बात, ये 1 यहाँ कितनी बार आएगा। अपनी फेस रीडिंग अच्छी रखनी चाहिए आपको, मेरी फेस रीडिंग हमेशा अच्छी रहती है शायद, नहीं मैं लगा भी रहता हूँ समझाने में, और फेस रीडिंग भी अच्छी रहती है। आपकी फेस रीडिंग से लग रहा है आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपके गुस्सा करने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी फेस रीडिंग अच्छी रहनी चाहिए, और मैं शायद समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात सुनता होगा ना, उसको बात समझ में जरूर आती होगी, ये ऐसा मेरे को विश्वास है अपने आप पर। अगर कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो उसको समझ में आएगा ही आएगा, ये मुझे विश्वास है। अब कोई कहानी बंद कर लेगा और फिर कहेगा आप समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा उसको, बताओ। उसका ध्यान कभी पानी पीने में रहेगा, कभी कहीं जाने में रहेगा, तो फिर उसको कैसे समझा सकता हूँ, समझा नहीं सकता उसको मैं। तो मैं बोल रहा हूँ 1 को मैंने फिक्स कर दिया है, 1 को फिक्स करने के बाद जितनी बार 1 यहाँ आएगा ना उतनी बार ही 1 यहाँ आएगा। हमने 1 को फिक्स कर दिया, अब 1 को फिक्स करने के बाद कितने बचे, 4 बचे। अब इन 4 में 0 है, तो मुझे यहाँ पता है यहाँ 0 नहीं आएगा, तो पहले मैं इस प्लेस को, ये सब मैंने समझा रखा है आपको, पहले मैंने समझा रखा है इन सब बातों का आपको। इसको फिल करने के 3 वेज, अब एक गया, 4 बचे जिनमें से एक गया, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज, आ गया ना वापस 18 आ गया। यानी उन 96 नंबर में 1 10 प्लेस पर भी 18 टाइम्स ही आएगा, 10 प्लेस पर भी 18 टाइम्स ही आएगा। ये 1 यहाँ पे 18 टाइम्स आएगा, और अगर 1 यहाँ 18 टाइम्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 भी 18 टाइम्स आएगा। यहाँ 3 कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स आएगा। यहाँ 4 कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स आएगा। हो गए 96, 72 तो ये हो गए, और 24 96 में 24 टाइम्स तो 0 0 0 0 0 आएगा, फिर 18 टाइम्स 1 1 1 1 आएगा, 18 टाइम्स 2 2 2 आएगा। अब इनको ऐड करना है मुझे, तो 0 तो चाहे यहाँ हो, अगर वो 0 10 प्लेस पर भी होगा तभी वो 0 ही होगा, तो 0 को 24 टाइम्स ऐड करूंगा तो 0 ही आएगा। 1 को ऐड कर रहा हूँ 18 टाइम, लेकिन अभी 1 नहीं है, ये 10 है, तो 10 प्लस पर आ गया, तो फ्रीक्वेंसी 18 चल रही है और 10 प्लस पर आ गया, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया, ये ऐसा आ गया। ये हमने 10 प्लस वालों को ऐड कर दिया। अब यहाँ जाते हैं, अब 0 यहाँ कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स ही आएगा, 0 यहाँ भी 24 टाइम्स ही आएगा। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद 0 को फिक्स कर दिया, बचे 4, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज, 24 टाइम्स ही आएगा। लेकिन अपन 96 नंबर में 1 यहाँ कितनी बार आएगा, वही 18 टाइम्स आएगा। सेम लॉजिक लगा देंगे निकालने के लिए। और 96 नंबर में
2 यहाँ पर कितनी बार आएगा? 2 यहाँ पर 18 टाइम्स ही आएगा। 3 यहाँ पर कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स आएगा। 4 यहाँ पर कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स ही आएगा। समझ आ गया ना? 1 को फिक्स कर दिया, बचे 4, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 2 वेज। अब ये 1 नहीं है, ये 100 हो गया ना। अब 0 को मैं ऐड कर रहा हूँ 24 टाइम्स, भले 0 100 प्लेस पर है, लेकिन वो तो 0 ही रहेगा ना, तो ये 0 को ऐड कर रहे हैं 24 टाइम्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को 1 गया 100 हो गया, 100 को ऐड कर रहे हैं 18 टाइम्स, 200 को 18 टाइम्स, 300 को 18 टाइम्स, तो ये तो 18 तो फ्रीक्वेंसी होगी, वो 100 प्लेस हो गया, और 1 को ऐड कर रहे हैं, फिर 2 को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 को ऐड कर रहे हैं, ये आ गया 100 को 18 टाइम्स, 200 को 18 टाइम्स, 300 को 18 टाइम्स, ऐसा आ गया। अब गड़बड़ होती है ना, हमें लगता है भाई 18 18 18 एक 0 तो बढ़ रहा है, अभी वहां आगे भी 18 कर देते हैं अपन और आंसर निकाल लेते हैं। अब वो गड़बड़ियां हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन है अपना, मतलब अपने आप पर विश्वास भी थोड़ा, भाई हम कर रहे हैं, सबने सवाल दिया है, 0 का यूज किया है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, अपनों को ध्यान रखना है, बिल्कुल आसानी से चलना है और कैलकुलेट करके निकालना। अब हम देख रहे हैं 0 यहाँ कितनी बार आएगा, और 96 नंबर में 0 यहाँ कितनी बार आएगा? एक बार भी नहीं आएगा, या 0 आएगा ही नहीं। तो भाई हम देख रहे हैं यहाँ 1 कितनी बार आएगा, या 1 कितनी बार आएगा, तो 1 को फिक्स कर दिया, कितने बार हमें देख रहे हैं वो 96 नंबर में 1 या कितनी बार आएगा, जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा, उतनी बार 3 आएगा, और पूरा 96 है, कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3 और कभी 4, जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 आएगा, तो 24 24 24 24 आ जाएगा। मतलब या पता लगा सकते हैं, पहले 1 को फिक्स कर दिया, अब कितने बचे? 4 बचे। क्या उन 4 में 0 है? हाँ भाई है 0, लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिल 4 वेज, इसको फिल करने के हमारे पास 3 वेज, इसको फिल करने 24 आ गया। और 96 नंबर में 1000 प्लस पर 24 टाइम्स आएगा, और अगर 124 टाइम्स आ रहा है तो 2 भी कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। या 2 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। या 3 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। या 4 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। बस नंबर हो ही गए 96, पूरे नंबर 96 हो ही गए। और 96 नंबर में 1 24 टाइम्स आया, 2 24 टाइम्स, 24 24 24 24 96 हो। अब ये 1 नहीं है, 1000 है, तो 1000 को 18 टाइम्स ऐड नहीं करना, 1000 को ऐड करना है 24 टाइम्स, 2000 को 24 टाइम्स, 3000 को 24 टाइम्स, तो 24 तो फ्रीक्वेंसी हो गई, 24 तो वही फ्रीक्वेंसी, ये हो गया प्लेस, 1000 प्लेस हो गया, और 1000 को ऐड कर रहा हूं, 2000 को ऐड करूंगा, 3000 को, 4000, तो 1000 को ऐड किया 24 टाइम्स, 2000 बस, इनका सम निकाल लो। तो ये क्या फ्लो में आते हैं ना अपन, तो 18 लिख देते हैं वहां पर और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो सवाल करने से समझ में आता है कि हाँ गलती होती है ना। अब ये तो कॉमन चल रहा है मेरा, ये तो आ गया 180 के बाद 1 0 बढ़ा दो, 00 आ जाएगा, फिर वो 000 आ जाएगा। अब बस फर्क क्या पड़ा कि 18 की जगह क्या आ गया? 24 आ गया, तो आ जाएगा 24, और 1 0 बढ़ा देंगे अपन, बस इनको ऐड कर देंगे, तो 259980 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लूंगा मैं, तो 259980 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, इसमें गलती होती है ना, और उसका सुधार करना है अपने को, ध्यान रखना है। तो ये हमने ऐसे कैलकुलेट करना सीख लिया, सम निकालना भी सीख लिया नंबर का हमने, और सम निकाल सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं अपना। अब तक हमने सिर्फ परम्यूट किया है ना, हमारे पास लेटर थे, उनको परम्यूट किया, उससे वर्ड बन गए, डिजिट थे, उनको परम्यूट किया या अरेंज किया, उससे नंबर बन गया। अब थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं अपने, सेलेक्ट करना भी सीखते हैं, कॉम्बिनेशन की बात भी करते हैं। वैसे एनसीआर का सिंबल होता है, हम जानते हैं एनसीआर, वैसे सी जो होता है वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एनसीआर का मतलब भी मैंने बताया था आपको, एनसीआर का मतलब एन अवेलेबल है, एन डिफरेंट में से मुझे अगर आर सेलेक्ट करने हो तो एनसीआर का यूज करते हैं। हो सकता है नहीं बताया हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब नंबर आ गया उसको बताना है। देखिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वेज। अब तक हमने देखा था फॉर्मूले के नाम पे 2 चीजें पढ़ी है बस, एक तो पढ़ा है एन फैक्टोरियल, एक हमने पढ़ा है एनपीआर। बार बार ये बोले इनका यूज कब करते हैं, आगे जो हमारा काम आएगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये चीजें काम आएगी हमारे, 12th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा। एन फैक्टोरियल का यूज तब किया जाता है जब एन डिफरेंट हो, सभी को एक साथ लेना हो और अरेंज करना हो। एन डिफरेंट को सभी को एक साथ लेकर मुझे नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हो, एन डिफरेंट, एन फैक्टोरियल का यूज करते हैं। एनपीआर का यूज कब करेंगे, जब एन डिफरेंट में से मुझे सब अरेंज नहीं करने, मुझे आर अरेंज करने हो, एन में से आर को अरेंज करना हो, एनपीआर का यूज करते हैं। और हम जानते हैं एनपीएन की वैल्यू क्या होती है, एनपीएन बराबर हो जाता है एन। एनपीएन का मतलब एन है और सभी को अरेंज कर रहा हूं, तो एन फैक्टोरियल आ जाएगा। ये भी तभी यूज करते हैं जब एन डिफरेंट हो, ये भी यूज तभी करेंगे जब एन डिफरेंट हो। ठीक है ना? इनका यूज तब, ये 2 ही चीजें पढ़ी है अब तक हमने। अब आते हैं अपन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस। एक ही बात है, कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करें या सिलेक्शन वर्ड यूज करें, एक ही बात है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ
and different things, number of combinations of and different things, take an R at a time, take an R at a time, take an R at a time, take an R at a time is equal to, यानी अगेन हम जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं इसमें भी डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट है, एंड डिफरेंट है, एन फैक्टोरियल में भी एन डिफरेंट है, एनपीआर के अंदर भी एन डिफरेंट है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, बेसिकली ये जो सिलेक्शन होता है वो एक कॉम्बिनेशन ही होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज इक्वल टू एनसीआर, एनसीआर, और इससे तो फैमिलियर है ही से अपन, एन होल नंबर है, आर भी होल नंबर है और एन आर के बराबर है, उससे बड़ा होगा n, r, where n, r belongs to w and n is greater than equal to r, यानी npr का मतलब क्या, p का मतलब परम्यूटेशन है, n में से r को अरेंज करना हो तो npr का यूज करना है, यहाँ अरेंज कर रहे हैं अपने और यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, n में से हमें r को सेलेक्ट करना है, तो एक कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब एक टीम बनानी है और टीम बनाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, टीम एक कॉम्बिनेशन ही होती है और जब भी टीम बनानी हो या कोई कॉम्बिनेशन मुझे बनाना हो तो हमें सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ये सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, n में से R सेलेक्ट करने हैं तो NCR का यूज कर रहे हैं, अगेन ये सिंबल है, कुछ वैल्यू होगी उस वैल्यू को सिंबलिक फॉर्म में लिख रखा है मैथमेटिक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं ना, इसकी वैल्यू को हम निकालना जानते हैं, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट के लिए, ये P का मतलब परम्यूटेशन है और C का मतलब कॉम्बिनेशन है ना, n में से मुझे R को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम NCR का यूज करते हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन हेड फैक्टोरियल, फिर टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, ऐसे लिख लें इसको। अब देखो हम कैसे, मैं बताऊंगा अभी कैसा आया होगा फॉर्मूला, हम इसका यूज कर चुके हैं, इसको डिराइव कर चुके हैं, इसका यूज भी कर चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं, अब इसका यूज करना बाकी है या सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 3 लेटर है, 3 डिफरेंट लेटर हमारे पास है, हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 अरेंज नहीं करने अपने को 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, अगर मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करने हो तो मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, इन 3 में से मैं 2 सेलेक्ट कैसे करूंगा, तो 2 को सेलेक्ट करने का मतलब तो मैं AB को सेलेक्ट कर लूंगा या मैं AC को सेलेक्ट कर लूंगा या BC को, मैंने चैप्टर की शुरुआत भी ऐसे की थी, कॉम्बिनेशन का मतलब बताया था आपको, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यानी इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 letters out of these 3 different letters, तो नंबर ऑफ वेज आर, या तो मैं AB को सेलेक्ट कर लूंगा या मैं AC को सेलेक्ट कर लूंगा या मैं BC को सेलेक्ट करूंगा, ये एक कॉम्बिनेशन है, अगर मुझे 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2 के कॉम्बिनेशन, या तो वो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा या वो कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है, यहाँ A के साथ B है, यहाँ A के साथ C है, या B के साथ C है, और ऐसा नहीं कि AB की बात करूं और BA की बात करूं, AB और BA सेम कॉम्बिनेशन है, AB और BA सेम कॉम्बिनेशन है, लेकिन AB और BA डिफरेंट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो सिलेक्शन कितने आ गए, 3 आ गए। अब हम देखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं कि फॉर्मूला सही है क्या, मुझे 3 में से क्या करना है, 2 सेलेक्ट करना है, तो 3C2, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, हमारे पास 3 आया, अब ये फॉर्मूले से देखते हैं, पहले फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं फिर बाद में डिराइव कर लेंगे, अब इसको वैल्यू को अगर मैं निकालूंगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, हम जानते हैं आंसर इसका सही है, भाई फॉर्मूला सही है, इसका मतलब मान लो मेरे को 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट करना आता है, मैं सेलेक्ट करना हूं, ये मान लो हमारे पास 4 लेटर है, 4 में से मान लो 3 सेलेक्ट करने हैं मुझे, 4 में से 3 सेलेक्ट करने, 3 सेलेक्ट करने का एक को रिजेक्ट करना है, तो मैंने ABC को सिलेक्ट कर लिया, या तो ABC को सिलेक्ट कर लूंगा, D को छोड़ दूंगा, एक बार मैं C को छोड़ दूंगा, एक बार मैं B को छोड़ दूंगा और एक बार मैं A को छोड़ दूंगा, 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, ये सब हमने सिखा रखा है पहले भी आपको, जब पढ़ते ना क्वाड्रेटिक पढ़ते थे हम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, रूट 4 है बाय क्वाड्रेटिक, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3, ये लिखना सिखाया था उसमें भी आपको पहले हमने, मतलब पहले भी सिखा रखा है, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करिए, कितने तरीके आ गए, 4 तरीके आ गए, ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अब फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं, 4 है सेलेक्ट, मुझे 3 करना है, 4C3, और 4C3 की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 1 एंड आंसर इज कैसा आ जाएगा 4 वैल्यू, ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, आप कैसे निकाल, आंसर सही आ गया 4। अब देखो अपन ऐसे जानते हैं ना, हमें जानते हैं भाई NCR इज इक्वल टू, हम जानते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, एक तो मैथमेटिकली दिखाते हैं इसको ना, अब अपन लॉजिकली भी दिखा सकते हैं इसको ना, भैया बराबर क्यों होते हैं ना, ये बराबर क्यों होते हैं दिखा सकते हैं, देखो NCR का मतलब क्या है, NCR का मतलब मुझे n में से R सेलेक्ट करना है, R सेलेक्ट करना,
और इसका मतलब क्या है, मुझे n माइनस आर सेलेक्ट करना है, तो n में से मैं r को सेलेक्ट करूं क्या n में से n माइनस आर को सेलेक्ट करूं, वैल्यू बराबर आएगी। बस समझने की कोशिश करना हूं। सर मैं ये कह रहा हूं आपसे 4c3, 4c3 का मतलब हम जानते हैं 4c3 इस समय 4c1, ये दोनों बराबर होंगे। अब 4c3 का मतलब है 4 में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है। अब 4 में से 3 सेलेक्ट करने, तो या तो मैं 3 सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट मुझे 3 करना है, तो मैं 3 सेलेक्ट कर लूं, ये मैंने बता दिया आपको। या मैं यूं सोचूंगा ना कि 4 में से अगर मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक को रिजेक्ट कर रहा हूं। मतलब मैं वो सेलेक्ट करूंगा जिसको रिजेक्ट करना है। यानी मेरे घर में पार्टी है, मान लो छोटी सी पार्टी, आजकल बड़ी पार्टी तो कर ही नहीं सकते ना। मान लो मेरे 4 फ्रेंड हैं और एक आ गया भाई 3 को बुला सकते हो साथ, एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे पास 4 फ्रेंड है, घर में छोटी सी पार्टी है, मुझे 3 फ्रेंड बुलाने, या तो मैं इनको बुला लूंगा, या मैं इनको बुलाऊंगा, या मैं इनको बुलाऊंगा, या मैं इनको बुलाऊंगा। अब मैं कर रहा हूं, मुझे 3 बुलाने हैं, तो मैं ये सोचता हूँ मैं 3 जिनको बुलाना है उनको क्यों सोचूं मैं, बट जिसको नहीं बुलाना है वो सोचूंगा ना, जिसको नहीं बुलाना है। तो मैं क्या करूंगा 4c1, मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं जिसको नहीं बुलाना है। तो ये एक ही तो बात हो गई, 3 सेलेक्ट कर रहा हूं, क्या मैं एक को रिजेक्ट कर रहा हूं, एक को रिजेक्ट कर रहा हूं मतलब मैं 3 को सेलेक्ट कर रहा हूं। मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैं डी को नहीं बुलाऊंगा, मतलब एबीसी को बुला लूंगा। मैं सी को नहीं बुलाऊंगा, मतलब मैं एबीडी को बुला लूंगा। मैं बी को नहीं बुलाऊंगा, मतलब मैं एबीसी को बुला लूंगा। मैं ए को नहीं बुलाऊंगा, मतलब बीसीडी को बुला लूंगा। यानी इसका मतलब ये हो गया एनसीआर और एनसीएन माइनस आर। मुझे क्या आर सेलेक्ट करना है, आर सेलेक्ट करना है, तो मुझे आर सेलेक्ट करने मतलब एन माइनस आर क्या करना है, रिजेक्ट करना है। टोटल तो एन है, मुझे बुलाने आर है, तो मैं आर को सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं एन में से एन माइनस आर को क्या कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं किस किस को नहीं बुलाऊंगा, मैं इनको नहीं बुलाऊंगा, एन माइनस आर को नहीं बुलाऊंगा तो आर को बुलाऊंगा। मतलब लॉजिकली मैंने समझ लिया भाई वैल्यू बराबर होती है। शायद समझ में आया हुआ हो सकता है आपके, मैथमेटिकली अपन जानते हैं ना, उसको कैलकुलेट करके निकालिए। अब देखते हैं फॉर्मूला आया कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ऐसा आया है क्योंकि पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला ऐसा आया है, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है, एनपीआर लिखा हुआ है, ये एनपीआर लिखा हुआ है, दिस इज एनपीआर। एन में से अगर मैं आर को कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ऐसा आ जाएगा। ये तो एनसीआर की वैल्यू है, हम जानते हैं दिस इज एनसीआर, ये एनसीआर के बराबर। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इस फॉर्मूले को फिर मैंने ऐसा लिखा है ना। ये मैं ड्राइव करके बताऊंगा अभी कैसा आया होगा। हमने एनपीआर को डिस्कस कर चुके, लेकिन एनपीआर का मतलब मुझे पता है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे एन में से मुझे आर सेलेक्ट करना है। मान लो हमारे पास ये थे 3, मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, मुझे सिलेक्शन निकालना है 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के नंबर में। मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं 3p2, मैं 3 में से 2 को परम्यूट करना जानता हूं। मुझे करना सेलेक्ट है, मुझे अरेंज नहीं करना उनको, मुझे सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं 3 में से 2 को परम्यूट करना जानता हूं। 3 में से अगर मैं 2 को परम्यूट करना चाहूं, कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन आए। अब बेसिकली ये हुआ क्या होगा, ये 3 में से अगर मैं 2 को अरेंज करना चाहूंगा तो मैं ए बी आएगा, एक बी आएगा, एक एसी आएगा, एक सी आएगा, एक बीसी आएगा और एक सी भी आएगा। मैं 3 में से अगर मैं 2 को लूं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 3 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो वैल्यू आएगी 6। और ये 3p2 है, हम जानते हैं, बता रखा है ना भाई आपको। हमें लेकिन सेलेक्ट करना है। अब हम देख रहे हैं ये दोनों सिलेक्शन, ये अलग अलग थोड़ी सिलेक्शन, दीस टू सिलेक्शंस आर सेम। भाई मैं एबी को लूं या बी को लूं एक ही बात है, मैं एसी को लूं या सी को लूं एक ही बात है, बीसी को लूं या एबी को लूं एक ही बात है। यानी हमें हर 2 से मुझे एक मिल रहा है, हर दो अरेंजमेंट से मुझे एक सिलेक्शन मिल रहा है। ये अरेंजमेंट डिफरेंट है लेकिन सिलेक्शन सेम है। ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, सिलेक्शन सेम है। अरेंजमेंट डिफरेंट है सर, यानी हर 2 अरेंजमेंट से मुझे एक सिलेक्शन मिल रहा है अपॉन 2 फैक्टर। तो ये जो वैल्यू है 6 है और हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। 2 से डिवाइड करने के बाद 3, यानी व्हाट इज दिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच वी कैन सेलेक्ट 2 लेटर्स फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको। हमने सबको आधा कर दिया, भाई इसको कम कर दिया, इसको कम कर दिया, इसको कम कर आधा कर दिया। तो 3 तरीके आ गए सेलेक्ट करने के। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। ऐसे निकाल, अब मान लो हमारे पास 4 होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 4 होते हैं। अब 4 में से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। मुझे सेलेक्ट करना नहीं आता, मुझे अरेंज करना आता है। 4 में से 3 को अरेंज करूंगा तो ये आ जाएगा। 4 में से 3 को अरेंज करूंगा, ये 4 में से 3 को अरेंज करने के नाम हमें लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने 4 में से 3 को अरेंज किया होगा, 4 में से 3 को अरेंज किया, अगर मुझे 4 में से 3 को अरेंज करना है तो ये अरेंजमेंट आ गया टोटल हमारे पास। अब हम देख रहे हैं 4 में से 3 को अरेंज करने के पहले मान लो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती होती, ये डेवलप कर लिया हमने, मैथमेटिक्स नहीं आती तो मैं क्या करता, मैं अपने आप से बोलता भाई 4 में से 3 अरेंज तो कर रहे हैं, पहले 3 को लेके आओ, आप कौन से 3 लाओगे। भाई या तो मैं एबीसी को लाऊंगा, या मैं एबीडी को लाऊंगा, या मैं एसीडी को अरेंज करूंगा, या मैं बीसीडी को अरेंज करूंगा। पहले मैं अरेंज करने के पहले 3 को लेके आओ। अब इनसे कितने बनेंगे, इनसे बनेंगे 6।
इनसे बनेंगे 6 परम्यूटेशन, इनसे कितने बनेंगे 6, इनसे कितने बनेंगे 6, इनसे कितने बनेंगे 6। लेकिन ये 6 अरेंजमेंट हो गए ना, इन 6 अरेंजमेंट से कॉम्बिनेशन तो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। यानी हर 3 फैक्टोरियल से, हर 3 फैक्टोरियल से मुझे एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन। इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। नहीं आया समझ में? ये क्लियर हो, समझ में आया आपको? हर 6 से मुझे एक मिलेगा भाई। एबीसी क्या जाएगा, एसीबी क्या जाएगा, बीसीए क्या जाएगा, बीएसी क्या जाएगा, सीएबी क्या जाएगा, सीबी। ये सब सेम कॉम्बिनेशन है। ऐसे 6 इससे मिले, 6 इससे मिलेंगे, 6 इससे मिलेंगे, 6 24 हो गया। 4p3 की वैल्यू क्या है, 24। हमें लेकिन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना सीखना है बस। तो हर 6 से, हर 3 फैक्टोरियल से मुझे एक कॉम्बिनेशन मिला है, हर 3 फैक्टोरियल से मुझे एक। तो ये जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन थे इनको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम देखते हैं अगर मैं एन में से आर सेलेक्ट करना है, अगर मुझे एनसीआर निकालना है, एन में से आर सेलेक्ट करना है, तो एन में से आर को परम्यूट करना आता है मुझे। अब मुझे हर आर फैक्टोरियल से एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, हर आर फैक्टोरियल से मुझे एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, हर आर फैक्टोरियल से। नहीं आया, समझ में नहीं आया? आगे समझ में, ऐसे कैलकुलेट। और दिस इज एनसीआर, यानी ये रिलेशन है हमारे पास। अगर मैं हर आर फैक्टोरियल से मुझे एक मिलेगा, और इसको कैलकुलेट अगर मैं करना चाहूंगा, यानी बोल सकता हूं कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। हम एनपीआर और एनसीआर को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एनपीआर हम डिराइव कर ही चुके हैं, एनपीआर को मैं आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई ना आपको? ऐसे एनसीआर को डिराइव किया जा सकता है। यानी ये एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपने कि कभी हमें परम्यूट करना हो। एनपीआर का मतलब जैसे हम एनपीआर कभी लिखेंगे ना, देखो वैल्यू अलग बात है, लेकिन हमारा फीलिंग आना अलग बात है। अगर मैं कभी एनपीआर को लिख रहा हूँ तो लिखते मेरे माइंड में आ जाएगा एन में से आर को अरेंज कर रखा है मैंने। यानी पहले मैंने आर, एन में से आर को अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, पहले आर सेलेक्ट कर लिया। पहले मैं आर को लेके, ऑब्वियस सी बात है मैं ऐसे ही करूंगा। हमने चैप्टर की शुरुआत यहीं से की। और मुझे 3 में से 2 अरेंज करने हो तो आज तो हमारे पास फॉर्मूला है, आज तो हमारे पास फॉर्मूला है 3p2। लेकिन पहले कैसे किया था हमने, भाई 3 में से 2 को अरेंज करना है, पहले 2 को लेके आओ, 2 को लेके आओ, 2 को लेके आओ। अब 2 ही आ गए, इनको अरेंज कर दिया, इनसे 2 बने, इनसे 2 बने, इनसे 2, आंसर 6 आ गया। तो हम यही बोल रहे हैं, जब एन में से आर को अरेंज करना हो तो पहले के बाद सेलेक्ट करना पड़ता है। जिनको अरेंज करना है उनको सेलेक्ट कर दो, एनसीआर मतलब आर आ गए मेरे पास, आर आ गए। अब क्या करूं, आर का, आर को अरेंज कर दो, आर को अरेंज कर दो। मैं आर को अरेंज करने के लिए आर फैक्टोरियल का इस्तेमाल कर दिया। मेरी बात समझ आ गई आपको? पहले हमने सेलेक्ट कर लिया जिनको अरेंज करना है, यानी अरेंज करने के लिए भी कई बार हमें सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जिनको अरेंज करना है उनको पहले सेलेक्ट कर लें, यानी एनसीआर लिखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए कि मेरे हाथ में आर आ गया। अब क्या करूं, आर को अरेंज करना है तो आर फैक्टोरियल से अरेंज करो, उनको आर फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 4 में से 3 को एबीसीडी है, मुझे 4 में से 3 को अरेंज करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास 4p3, आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 के नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल, वरना मैं ऐसे कर सकता हूँ, पहले 4c3, मुझे 3 को अरेंज करना है ना, कौन से 3 अरेंज करने हैं मुझे पता नहीं, मैं पहले 3 लेके आया। ये लिखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए 4 में से 3 आ गए मेरे पास, क्योंकि मुझे अरेंज 3 को करना है। अब वो 3 के मेरे पास आए, उनको क्या करूं, उनको अरेंज कर दूं इनटू 3 कर। और बेसिकली यही क्या है, ये 4p3 है, ये 4, इसका इंटरनल डायग्राम देखो, ये 4c3 क्या है, ये 4c3 है। 4 में से 3 आया हमारे पास, 4c3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो 4 क्या हो गया भाई, एबीसी, एबीडी, एसीडी, बीसीडी, ये 4 हो गया। अब मान लो ये आया, ये 4 वेज है, अगर मैं 4 में से 3 लाऊंगा, ये 3 आ गए, इसको लिखते ही मेरे माइंड में ये इंप्रेशन होना चाहिए मेरे पास 3 आ गए। वो 3 कौन से आए, वो 3 लाने के तरीके 4 है, या तो वो एबीसी आए होंगे, या वो एबीडी आए होंगे, या वो एसीडी आए होंगे, या वो बीसीडी आए होंगे। अब अगर ये 3 आए तो इनसे अरेंजमेंट 3 फैक्टर, इनसे अरेंजमेंट 3 फैक्टर, इनसे अरेंजमेंट 3 फैक्टर, इनसे अरेंजमेंट 3 फैक्टर। अब 3 फैक्टर कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो 3 फैक्टर इनटू 4, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और उसके बाद उसको अरेंज कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे, अपन इसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं समझा रहा हूं आपको। कई बार अरेंज करने के लिए हमें पहले सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कई बार ऐसा करना पड़ेगा अपने को। डायरेक्ट फॉर्मूला है वो अलग बात है, बट अपन समझ रहे हैं पहले 3 आ गए, पहले आर आ गए, अब क्या करूं ना, आर का आर को अरेंज कर दूं। समझ में आ गया ना? ऐसे एनसीआर को एनपीआर को रिलेट किया है मैंने। मैं और समझाने की कोशिश करूंगा आपको समय समय पर। लिखें आप सवाल, एक सवाल करते हैं अपन। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ, find the number of permutations of 5 different letters, find the number of permutations of 5 different letters
टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। सवाल बड़ा आसान है, मेरी आदत थोड़ी ज्यादा समझाने की है ना, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 different letters taken 3 at a time. Number of permutations of 5 different letters taken 3 at a time. यानी है 5, अरेंज मुझे 3 करने हैं। फटाफट लिख दिया होगा आपने भाई, आपने फटाफट लिख दिया। अब आज सवाल करने के तरीके बहुत सारे हैं। 5 है, अरेंज 3 करने, तो 3 प्लस बना ली। इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके। आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। यानी 5 में से 3 को अरेंज करना, इसमें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, पेंट सी का सिंपल कंसेप्ट लगाया। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की 3, 5 में से 3 अरेंज करने हैं। आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 2 और आंसर 60 आ गया। अब आंसर को ऐसे लिखो, आंसर को ऐसे लिखो। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका और सिखाया मैंने अभी आपको, जिसकी जरूरत पड़ेगी आ गया। हमें 3 अरेंज करने हैं, अरेंज करने 3, पहले 3 लेके आते हैं। नंबर ऑफ 5 से 3, इसको लिखते ही मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि जो 5 डिफरेंट है, मेरे हाथ में 3 आ गए, मुझे अरेंज 3 करने के लिए कहा, मेरे हाथ में 3 आ गए। लेकिन उन 3 जो आए मेरे हाथ में, उन 3 को लाने के तरीके भी कितने हैं? 10। 5 से 3 के लिए 10 आ गए, 3 आ गए, लेकिन ये लिखते हैं कि मेरे पास 3 आ गए। अब उन तीनों को अरेंज करना। व्हाट इज 5 से 3? 5 से 3 is 10 and 3 factorial is 6। आंसर को चाहे ऐसे लिखो, आंसर को चाहे ऐसे निकालो, ये लिखने के तरीके अलग अलग हैं, सवाल को करने के तरीके अलग अलग हैं। अब 5 से इंटरनल डायग्राम देख सकते हैं अपन चाहे तो। 5 से 3 को देखें अपन, ठीक है, हो सकता है बुरे तो हो आपको ना, लेकिन मैं समझा देता हूँ। फिर मान लो 5 लेटर हमारे पास ये थे, ये 5 हमारे पास थे, तो मैंने जो 5 से 3 किया है ना, ये 5 से 3 किया है, इसको लिखते ही मेरे माइंड में ये आना चाहिए, जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये मेरे डायग्राम में आना चाहिए, मेरे माइंड में आना चाहिए ना। 5 में से 3 ले रहे हैं, 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। 10 तरीके हमारे पास है। 10 का मतलब या तो मैं एबीसी को ले लूंगा या मैं एबीडी को ले लूंगा। जो 10 हो गया है, दिस इज 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज 5 से 3। अगर मुझे 5 में से 3 अरेंज करने हैं, तो मैं या तो इन तीनों को अरेंज करूंगा, या मैं इन तीनों का पहले मैं वो लेके आ रहा हूँ, पहले मुझे 3 अरेंज करने के पहले मैं 3 को लेके आ रहा हूँ। कौन से 3 अरेंज करूंगा? या तो वो 3 ये वाले होंगे। ये रटना नहीं है अपने को समझना है भाई। ये जब लिखूंगा ना, लिखते ही मेरे माइंड में डायग्राम क्या बनेगा? मेरे माइंड में डायग्राम ये बनना चाहिए, 3 आ गए। अब या तो मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा, या अगर मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को अरेंज करूंगा 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को अरेंज करूंगा 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को अरेंज करूंगा 3। अब 3 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स। तो ये 10 हो गया और इनटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या मैं 6 बना सकता हूं उससे? कैसे 6 बनेंगे वो बना सकते हैं? यस। कैसे 6 बनेंगे बना सकते हैं? पूरे 60 के 60 बना के दिखा सकते हैं। अपने को बना के दिखाना नहीं है ना, अपने समझने के लिए। जिसे मैं लिखूंगा, मेरे माइंड में इंप्रेशन क्रिएट होगा कि मैंने क्या लिखा है, तो मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। और सवाल से लगाव होगा अपने को, भाई हाँ सवाल में ये हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है अपने को समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सेलेक्ट करने के लिए, कई बार अरेंज करने के लिए, जिनको अरेंज करना होता है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 आ गए मेरे हाथ में और उन 3 को अरेंज कर दिया, 3 फैक्टर्स अरेंज कर दिया। अब अपन एनसीईआर का और लिखे सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। एक सवाल लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। अब हम कॉम्बिनेशन का यूज कब करेंगे? हम परम्यूटेशन का यूज कब करते हैं? जब लेटर हो, वर्ड बनाने हो, डिजिट हो, मुझे नंबर बनाने हो, तो परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं ना। अब हमें कॉम्बिनेशन कब बनाएंगे? जब कभी टीम बनानी हो या कोई कमेटी बनानी हो, तो कॉम्बिनेशन का यूज। टीम भी एक कमेटी, टीम भी एक कॉम्बिनेशन है, और कमेटी जो है वो भी एक कॉम्बिनेशन है। तो जब कॉम्बिनेशन टीम बनानी हो या कमेटी बनानी हो, तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ, find the number of ways of selecting a team of 4 boys and 4 boys and 3 girls. A team of 4 boys and 3 girls from a group of 5 boys and 6 girls. From a group of 5 boys and 6 girls. From a group of 5 boys and 6 girls. मैं बताऊंगा पहले सवाल करके आपको ना, छोटा सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट जो सिखाना चाहता हूँ सिखा दूंगा ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप दिमाग लगाएंगे ना। हमें टीम बनानी है
टीम बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट आती है ना, हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 5 बॉयज और 6 गर्ल्स है, यानी ये अवेलेबिलिटी हमारे पास है, और हमें एक टीम बनानी है, उस टीम के अंदर बॉयज भी हैं और टीम के अंदर गर्ल्स भी है, टीम के अंदर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तो पहले जो अवेलेबिलिटी उसको लिख लो आप, बॉयज हमारे पास कितने हैं, 5 है, और गर्ल्स कितनी है, 6 है। सवाल में मैथमेटिक्स क्लास में करेंगे, पहले सब कुछ समझ लेंगे, पूरा प्लान कर लेंगे, देन उस प्लानिंग को फिर मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये तो अवेलेबिलिटी है, यानी प्लेयर मान सकते हैं प्लेयर, ये टीम है, मतलब एक गेम है, उसमें बॉयज भी होते हैं टीम के अंदर, गर्ल्स भी होती है ना। अब हमें जो टीम बनानी है उसमें रिक्वायरमेंट है 4 बॉयज चाहिए और 3 गर्ल्स चाहिए। बॉयज देने मुझे 4 और गर्ल्स देने मुझे 3। ये तो अवेलेबिलिटी है, मुझे 4 चाहिए बॉयज और 3 चाहिए गर्ल्स। अब टीम कब बनेगी, टीम बनाने के लिए मुझे बॉयज भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके टीम बनेगी पूरी, है ना। तो मुझे दोनों काम करने हैं, बॉयज सिलेक्ट करने एंड गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है। कौन से 4 लेने हैं उनको मतलब नहीं है, वो तो बोल के चलेगा भाई ये 5 बॉयज आपके पास है और 6 गर्ल्स आपके पास है। आप एक टीम बना के दो होंगे, उस टीम में 4 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। कौन से 4 होंगे, कौन सा बॉय आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है उनको, बस 4 बॉयज होने चाहिए, 3 गर्ल्स। अब मुझे टीम बनाने के लिए बॉयज भी सिलेक्ट करने एंड गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो मुझे 5 में से 4, वैसे बात है 4 बॉयज में से आएंगे और गर्ल्स में से आएंगे ना, तो 4 बॉयज लेने मुझे 5 में से 5 C2। ये लिखते हैं मेरे माइंड में क्या आएगा, ये लिखते हैं मेरे माइंड में क्या है, 4 लड़के आ गए मेरे पास, 4 लड़के आ गए टीम बनाने के लिए, 4 चाहिए थे मुझे, 4 आ गए मेरे पास। ये लिखते हैं हमारे माइंड में आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी बाद में फिर आपको। अब हमें गर्ल्स भी चाहिए, हमारा काम पूरा नहीं हुआ एंड हमें गर्ल्स भी चाहिए। गर्ल्स कितने चाहिए, 3 एंड चाहिए, मतलब बॉयज भी चाहिए एंड गर्ल्स चाहिए 3, 6 चाहिए। ये लिखते हैं क्या हुआ माइंड में, 3 गर्ल्स आ गई हमारे पास, तो हमारे पास 5 तो बॉयज आ गए, 4 तो बॉयज आ गए, और गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास, गर्ल्स हमारे पास आ गई, गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास, गर्ल्स आ गई 3 बॉयज from a group of number of ways of selecting 4 boys from a group of 6 boys, 4 boys from a group of 6 boys. Find the number of ways of selecting 4 boys from a group of 6 boys. When if first one particular boy is never taken, one particular boy is never taken. Taken बोल सकते हैं, selected बोल सकते हैं ना, one particular boy is never taken. Second, one particular boy is always taken. यानी फिर इन सवालों का यूज करेंगे ना, ये जो कंसेप्ट सीख लेंगे फिर इनका सवालों करने में यूज करेंगे ना। वन पर्टिकुलर बॉय इज नेवर टेकन, वन पर्टिकुलर का मतलब ये पता है भाई इसके बारे में क्या गए हुए ना, भाई इसको नहीं लेना है ना, वो मना करके गए। और वन पर्टिकुलर का मतलब पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पता है। वन पर्टिकुलर बॉय इज नेवर टेकन, हमें हमारे पास अवेलेबल 6 है, 6 में से मुझे 4 चाहिए ना, लेने मुझे 4 है, लेकिन वो 4 जब लूंगा ना मैं तो ये ध्यान रखूंगा, पहले इस पॉइंट का ध्यान रखूंगा और 4 सेलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं इस पॉइंट का ध्यान रखूंगा और 4 सेलेक्ट कर लूंगा। थोड़ा एक बार अपन कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा आपको, आसानी से, कोई दिमाग पे जोर नहीं आएगा आपके, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। तो अपने को कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस से अपन निकाल लेंगे ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, अपन 6 बॉय हमारे पास है, टोटल हमारे पास 6 है, 6 में से एक पर्टिकुलर बॉय है, किसी को एक को पर्टिकुलर बोल रहे हैं, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, वन पर्टिकुलर बॉय, ऐसा लिख देते हैं वन पर्टिकुलर बॉय। पीवी का मतलब हो गया पर्टिकुलर बॉय, इन 6 में से एक पर्टिकुलर है, बाकी 5 ऑर्डिनरी है, इनकी कोई कंडीशन नहीं, 5 ऑर्डिनरी बॉयज, ऑर्डिनरी बॉयज ऐसे लिख दिया मैंने, ओबी ऑर्डिनरी बॉयज। अब मुझे क्या करना है, इन 6 में से 4 सेलेक्ट करना है। पहले मुझे ध्यान रखना है वन पर्टिकुलर बॉय इज नेवर टेकन, मतलब लेना, यानी कई बार जब टीम बनाते हैं ना, तो टीम बनाते वक्त इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो सेलेक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं ना भाई रिक्वायरमेंट आ गई, मान लो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिक्वायरमेंट आई कि 6 प्लेयर आपके पास है, हमें 4 प्लेयर की एक टीम देनी है और उसको लेना ही मत टीम के अंदर ना, हर बार गड़बड़ करता है, कभी टाइम पे नहीं आता, कभी खेलने नहीं आता, कभी एक्सक्यूज देता है ना, तो वहां से रिक्वायरमेंट इसको लेना ही नहीं है ना, ये रिक्वायरमेंट आ गई 6 में से 4 ले लें, लेकिन वन पर्टिकुलर इज नेवर टेकन, इसको लेना ही नहीं है, मतलब आप ये क्रॉस लगा दो, लेना ही नहीं है। तो मुझे लेने 4, तो 4 ऑब्वियस से बात है मैं यहां से लूंगा ना, तो आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5 से।
ऐसा अपने आपको समझा के सवाल कर लिया हमने ना, भाई हमें 6 में से 4 लेने हैं, उन्होंने मना किया इसको लेना ही नहीं, इस पे क्रॉस लगा लो। अब लेने कितने 4 है तो 4 में 5 में से ले लूंगा, कोई दिमाग पर जोर नहीं आया मेरे हिसाब से। सेकंड सवाल पर आ गए। अब सेकंड में क्या है, रिक्वायरमेंट कई बार इस तरह की आती है 6 में से 4 प्लेयर दो आप हमें सेलेक्ट करके, और वो जो पर्टिकुलर है उसको टीम में लेना ही है, भाई पीएम की जेके उसकी तरह उसको लेना ही पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर की जेके, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, या उसके बिना टीम चलेगी नहीं ना, तो उन्होंने बोला भाई उसको तो ले लेना आप, उसके अलावा आपकी इच्छा हो जो लेना। फिर आप कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, हमें 5-6 में से लेने 4, वन पर्टिकुलर इज ऑलवेज सिलेक्टेड, इसको लेना है ले लिया हमने, ले लिया इसको, तो एक तो ले लिया आपने, अब कितने लेने बाकी है, अब 3 लेने बाकी है, 3 कहां से लूंगा, यहां से लूंगा, उसको तो ले लिया मैंने, अब 3 लेने बाकी है, 5 6 3 आ गया। अब 3 लिए कि 4 लिए मैंने, अच्छा ये बताओ 3 लिए कि 4 लिए, 4 लिए, वो एक तो ले लिया ना भाई हमने, एक तो ले लिया ना, हमने 3 लिए यहाँ से, भाई 6 थे हमारे पास, मान लो वन पर्टिकुलर बॉय था, वो एक पर्टिकुलर बॉय था, मान लो B1 था, पर्टिकुलर बॉय B1 था, ये हमारे पास B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है और ये B6 है, तो ये 1 और ये 5 हो गए ना, 6 हो गए, ये तो पर्टिकुलर हो गया, इसको ले लिया मैं पर। अब 4 लेने हैं, 3 मुझे यहाँ से लेने, अगर ये 5 है इनमें से अगर मैं 3 लूंगा तो 5C3, 5C3 का मतलब क्या हो गया, मैं 2 3 4 को ले लूंगा, या 2 3 5 को ले लूंगा, या फिर मैं 2 4 5 को ले लूंगा, 2 3 4 को लूंगा, या 2 3 5 को ले लूंगा, या 2 3 6 को ले लूंगा, या 2 4 5 को ले लूंगा, या 2 4 6 को ले लूंगा, या 2 5 6 को ले लूंगा, या 3 4 5 को ले लूंगा, या 3 4 6 को ले लूंगा, या 3 5 6 को ले लूंगा। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 4 5 6 को ले लूंगा, ये 5C3 हो गया ना, ये 5C3। अब वो एक तो ले रखा है हमने, वो तो लेना ही नहीं, या B1 को लिख दिया हमने, B1 वो तो चल ही रहा है ना मेरे हमारे साथ, B1 को लिख, B1 को कॉपी कर दिया भाई, B1 के साथ मैंने 2 3 4 का B2 B3 B4, 2 3 4 का मतलब B2 B3 B4, मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो वो एक तो आएगी अलग से, अब 3 और चीजें 3 में से ले ली, तो लगा नहीं भाई, लग रहा है 3 आया, 3 नहीं आया 4 आ गए, यहाँ तो लग रहा है कि 4 आया, यहाँ लग रहा है कि 3 ही आया, 3 नहीं आया वो 4 आ गए, एक को हमने सबके साथ लिख दिया, मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको, ऐसे कैलकुलेट कर, तो क्रॉस लगा दिया, लेना हो तो राइट लगा दो, बचे में से बाकी ले लो, नहीं लेना हो तो क्रॉस लगा दो, बचे में से ले लो, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अपने। एक सवाल लिखना है, ट्राई करके लाएंगे कैसे लेना, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज, तो किसी को लेना हो पर्टिकुलर को तो भी आ गया, किसी को नहीं लेना हो तो भी हमें समझ में आ गया कैसे करते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से काम चला रहे हैं अपन। इन हाउ मेनी वेज can a committee of 6 persons, in how many ways can a committee of 6 persons be selected, can a committee of 6 persons be selected from a group of, can a committee of 6 persons be selected from a group of 5 boys, from a group of 5 boys and from a group of 5 boys and 5 girls, 5 girls. 5 girls. In how many ways can a committee of 6 persons be selected from a group of 5 boys and 5 girls if के बाद लिखना next answer first point. Girls are in majority. Girls are in majority. Girls are in majority. Second, at least 2 boys are there. At least 2 boys are there. And ये अलग सवाल है, अलग सवाल, रिक्वायरमेंट ये है, बॉयज 5 है, ये अवेलेबिलिटी है, 5 बॉयज अवेलेबल है और 5 गर्ल्स अवेलेबल है, हमें 6 पर्सन्स की एक कमेटी सेलेक्ट करनी है, 6 पर्सन, हम जानते हैं पर्सन एक कॉमन जेंडर होता है, 6 पर्सन्स की एक टीम बनानी है, पर्सन मेंशन कर रखा है, यानी ये मेंशन नहीं कर रखा कि गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है, 6 पर्सन चाहिए, 10 पर्सन में से 6 पर्सन चाहिए, और ये 6 पर्सन में ये ध्यान रखना है कि जो 6 पर्सन की मैं कमेटी बनाऊंगा, जो टीम बनाऊंगा, उसमें गर्ल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए ना, गर्ल्स की क्वांटिटी को फिक्स नहीं कर रखा, ये बोल रखा है 6 पर्सन्स में गर्ल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए, गर्ल्स मेजोरिटी, इसका मतलब समझते हैं मेजोरिटी का मतलब क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करना है, 6 पर्सन सेलेक्ट करने, लेकिन एटलीस्ट उन 6 में एटलीस्ट 2 बॉयज होना कंपल्सरी है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, सेलेक्ट हमें 6 ही करना है, लेकिन पहले ये ध्यान में रखना है 6 को सेलेक्ट करते वक्त, फिर हमें ये ध्यान रखना है 2 को सिलेक्ट करते हैं, यानी एटलीस्ट 2 बॉयज आने चाहिए, 6 को सिलेक्ट करते, ये सोच के लाएंगे आप,
पहले आप प्लान करना, प्लान करने के बाद उस प्लानिंग को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना, तो आंसर आने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं बताऊंगा आपको और आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, जो मैंने होमवर्क रखा है उसको डिस्कस करते हैं। तो बचा हुआ था हमारे होमवर्क, पीएनसी का भी मैंने दिया था, आपको कहा था पीएनसी का भी बताएंगे ना, और पहले पीएनसी का डिस्कस करते हैं फर्स्ट पहले पीएनसी का डिस्कस करेंगे, थोड़ा वो बचा हुआ है हमारे, फ्राइडे वाला बाइनोमियल का भी बचा हुआ है, लेकिन पीएनसी की शुरुआत नहीं की हमने, तो पीएनसी का डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 1 मैंने बोला भी था कल आपको, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पीएनसी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A2, A2 हो गया मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। तो वो सवाल डिफरेंट तो आएंगे हमारे सामने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट अपन सीख रहे हैं उनको पेशेंस रखते हुए अगर अप्लाई करेंगे तो दिक्कत कम आएगी। पेशेंस वर्ड में जहाँ बार बार इस्तेमाल करता हूँ ना, तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 A2 तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। A2 के बाद आ गए अपन A7 पर, A2 के बाद आ गए हम A7 पर, तो A7 में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, हम निकाल सकते हैं ना। A7 के बाद A8 पर आ गए, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स व्हिच एंड्स विद 21, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको ना, मेरे हिसाब से आ गया होगा, ऐसा मेरा सोचना है ना कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। A7 के बाद A8 पर आ गए, A8 में कोई दिक्कत नहीं है, A9 पर आ गए, A9 में देखते हैं डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर रिटन ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर, यानी स्लिप्स है हमारे पास, उन पर 0 to 9 लिखा हुआ है, किसी एक पर 0 लिखा हुआ है, एक पर 1 लिखा हुआ है, एक पर 2 लिखा हुआ है, एक पर 9 लिखा हुआ है, एंड प्लेस इन अ बॉक्स, वो 10 स्लिप्स हमको एक बॉक्स में रख दिया हमने, 4 of the slips are drawn at random and placed in the order, मतलब ऑर्डर का मतलब हमने 4 निकाली, पहले जो निकाली उसको यहाँ रख दिया, दूसरी वाली को यहाँ रख दिया, तीसरी वाली को यहाँ रख दिया, फोर्थ वाली को यहाँ, ऑर्डर में रख दिया, मतलब निकाल, पहले वाली को निकाला यहाँ रख दिया, दूसरी वाली को रख दिया, ये ऑर्डर में निकालने का मतलब ये। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, अब आउटकम्स का मतलब यहाँ पर ये, अगर मैं कोई स्लिप निकालूंगा तो स्लिप पर क्या है, कोई डिजिट मेंशन किया हुआ होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, और ये 0 से लेकर 9, स्लिप्स पर 0 से लेकर 9 है। अब मैं अगर पहली वाली निकालूंगा तो हाउ मेनी आउटकम्स का मतलब ये हो सकता है, पहली जो मैंने स्लिप निकाली उसको ऑर्डर में रख रहा हूँ, मतलब पहली वाली 0 वाली आ गई, वो स्लिप आई, इस पे 0 लिखा हुआ है, उसके बाद जब मैंने फिर स्लिप निकाली तो उस पर 1 लिखा हुआ है मान लो, उसके बाद फिर 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा हुआ है, तो ये एक आउटकम हुआ, मतलब जरूरी है पहली वाली जो स्लिप आई वो 0 वाली आई है, दूसरी वाली, ये एक पॉसिबल आउटकम हुआ, हो सकता है ये वाला आया हो 0 2 1 9 आया, पहले 0 वाली आई हो फिर 2 वाली आई, तो ये आउटकम है, मतलब है ना। हम देख रहे हैं हमारे पास 4 प्लेसेस है, और जरूर है फर्स्ट वाली 0 वाली आई हो सकता है फर्स्ट वाली 9 वाली आई हो, फिर सेकंड वाली 0 वाली आई हो, फिर 3 वाली आई हो, फिर 4 वाली आई हो, तो ये अलग अलग आउटकम्स है, मतलब हमारे पास। हम देख रहे हैं इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 10 वेज हमारे पास है, 10 वेज। अब एक स्लिप निकाली मैंने, रख दी है ना, इसको फिल करने के 9 वेज, मेरी बात समझ है, इसको फिल करने के 9 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज है, इसको फिल करने के 7, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये ऑल पॉसिबल आउट, जरूरी नहीं फर्स्ट स्लिप 0 वाली आए, फर्स्ट 0 वाली आ सकती है, फर्स्ट 1 वाली आ सकती है, 2 वाली आ सकती है, 3 वाली आ सकती है, 9 वाली आ सकती है, इसको फिल करने के 9। अब एक वो आ चुकी है, फिर दोबारा निकाली, उसको फिल करने के 9 वेज, फिर 8 वेज, फिर 7 वेज आ गए, ऐसे कैलकुलेट करके। A9 के बाद आ गए अपन A10 पर, तो A10 में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट के अलग काउंट कर लेंगे, डबल डिजिट के अलग काउंट कर लेंगे, ट्रिपल डिजिट के अलग काउंट कर लेंगे। 11 पर आ गए अपन, A11, इसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल है, नंबर ऑफ लो, नंबर लो हैज 4 डायल्स। आपने देखा होगा आपके घर में कई बार सूटकेस होते हैं, हमारे पास ब्रीफ केस होते हैं ना, ब्रीफ केस में डायल लगा हुआ होता है, डायल से क्या लॉक लग जाता है ना, ब्रीफ केस पर लॉक लग जाता है ना, मेरी समझ है मेरी बात, तो उसमें देख रहे हैं 4 डायल है, जितने ज्यादा डायल होंगे ना उतना लॉक खोलना मुश्किल होगा। मान लो डायल, अगर डायल का मतलब ये है उसको डायल करते हैं ना, कभी 0 दिखता है, कभी 1 दिखता है, कभी 2 दिखता है, मान लो सूट की जब ब्रीफ केस हमारे पास है, डायल हमारे पास ऐसे डायल लगे हुए हैं, ये बॉल है, 4 डायल्स है हमारे पास, फिर यहाँ के ऐसा प्लेस रखना होता है, यहाँ पर डिजिट दिखता है अपने को, और डिजिट दिख जाता है, और मान लो ब्रीफ केस का कोड है 0007, मान लो ब्रीफ केस का कोड ही है, तो इस डायल पे मुझे 0 दिखना चाहिए, इसको रोल करते हैं ना अपन, कभी 0 दिखता है, कभी 1 दिखता है, मेरी बात समझ रहे हैं शायद आप। अगर मेरा ब्रीफ केस का कोड ही है तो फर्स्ट डायल पर या 0 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, तब जाके वो सूटकेस को लेगा, वो ब्रीफ केस को लेगा, या 0 भी ये डायल है 0 से लेकर 9 है, या 0 भी दिख सकता है, 1 भी दिख सकता है, 2 भी दिख सकता है, 9 भी दिख सकता है, तो ये जितने डायल होंगे वो लॉक खोलना उतना मुश्किल होगा। डायल अगर मान लो 2 ही होते तो फिर सूट के, डायल मान लो 1 ही होता तो सूटकेस खोलना बड़ा आसान होता, अगर डायल 1 ही होगा तो कोड अगर 0 होगा, या कोड 1 होगा, या कोड 2 होगा, या कोड 3 होगा, या कोड 9 होगा,
तो हम देख रहे हैं भाई, या फिर कोड हमारे पास ये, आप जब कोड बना रहे हैं तो कोड ये भी हो सकता है, कोड हमारे पास ये भी हो सकता है, वो 4 डिजिट नंबर तो है लेकिन कोड तो 0000 भी हो सकता है कोड ये भी। अब हमें पता लगाना है मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी मैक्सिमम कितनी बार अनसक्सेसफुल हो सकते हैं अपने। तो हम देख रहे हैं भाई कैसे निकाल, पहले टोटल नंबर कोड निकाल लो। कोड निकालने के लिए हम देख रहे हैं 4 प्लेसेस है कोड निकालना, इसको फिल करने के 10 मिनट्स, इसको फिल करने के 10 मिनट्स, इसको फिल करने के 10 मिनट्स, इसको फिल करने के 10, क्योंकि कोड तो ये भी हो सकता है, कोड 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 ये वाला भी हो सकता है। तो हर प्लेस पर जीरो भी आ सकता है, रिपीटेशन भी हो सकता है, मतलब कोड जरूरी नहीं है कोड में सारा डिजिट डिफरेंट हो। तो कोड बन गए, कोड बनाने के और पॉसिबल वेज ही हो गए, ये ऑल पॉसिबल वेज होगा। अब ये तो पूरे ऑल पॉसिबल कोड है, अगर मैं लॉक खोलना चाहूंगा तो कोड इनमें से कोई एक होगा, ये तो ऑल पॉसिबल कोड है, कोड इनमें से कोई एक होगा। यानी ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 000 से लेकर 001 आ गया, 002 आ गया और नेक्स्ट 10 टू द पावर 4 का मतलब ये हो गया, ये पूरे 10 टू द पावर 4 यहां से यहां तक काउंट करो आप, 10,000 नंबर हो गए ना, यानी इतने कोड बन सकते हैं ना। अब हमारा जो लॉक है, जो कोड हमारा है वो इनमें से कोई है, तो कोड ये वाला है, ये कोड ये वाला है, ये कोड, मान लो कोड ये वाला था मेरा, और मान लो कोई थीफ आया घर में ना, इसको थीफ आया मान लो, अब वो उसको पेंट सी आती थी थीफ को, तो उसने पता लगाया भाई 4 डायल है, तो उसने कहा भाई टाइम है अपने पास है ना, तो उसने सारे कोड बना के देख लिए 10,000 कोड ये बनेंगे। अब वो अप्लाई करता गया 1 बाय 1, पहले उसने ये लगा के देखा सूटकेस नहीं खुला, ये वाला अप्लाई करके देखा सूटकेस नहीं खुला, फिर ये वाला अप्लाई किया सूटकेस नहीं खुला, तो कोड तो लेकिन ये था, उसने सब ट्राई कर लिए, ये सब ट्राई कर लिए, लास्ट में कोड खुला। तो मैक्सिमम अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल कितने हो गए, सक्सेसफुल तो एक में मिलेगी, इसमें से एक कम कर दो 10 टू द पावर 4 मार्क्स, इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। जो कोड है उसका वो लास्ट में डायल किया उसने, और बाकी सब पहले अनसक्सेसफुल हो गए, तो ये तो नंबर ऑफ कोड एक था, उसमें एक कम कर दिया, वो लास्ट में डायल किया हमने, तो उसके पहले जो भी अटेम्प्ट थे वो सब अनसक्सेसफुल हो गए, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। A12 के बाद A21 आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल में से माइनस कर दिए हमने, जिनमें सारे डिफरेंट थे, तो उसको निकाल सकते हैं। फिर आ गए हम एक्सेल का पार्ट 2 A1 पर आ गए, एक्सेल का पार्ट 2 A1। तो A1 में क्या लिखा हुआ है, ये एक्सेल के पार्ट 2 के A1 में लिखा हुआ है, फ्लैग हमारे पास है एक्चुअली में, तो 3 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। अब फ्लैग से क्या बना रहे हैं, सिग्नल बना रहे हैं, तो फ्लैग क्या डिफरेंट कलर के, हर कलर में बेसिकली क्या अपने आप में एक सिग्नल होता है, सिग्नल का मतलब उसमें कुछ मीनिंग कन्वे होता है ना। मान लो हम क्रॉसिंग पर जब जाते हैं ना, तो अगर रेड लाइट जल रही होती है तो रेड लाइट का मतलब ये सिग्नल है, और सिग्नल मीनिंग इंडिकेट कर रहा है कि अपने को स्टेप हो जाना है, तो रेड कलर का मतलब रेड कलर अलग मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो उससे सिग्नल बन रहा है, वो रुकने का सिग्नल बन रहा है। ग्रीन है तो भाई स्टार्ट हो जाओ, आप रवाना हो जाओ आप, अगर येलो बन रहा है तो भाई अलर्ट हो जाओ, अब रेड लाइट आने वाली है ना। तो हर कलर अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है, उस मीनिंग को अपन सिग्नल बोल रहे हैं एक तरह से। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो फ्लैग है वो 3 कलर के हैं, मान लो एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है, रेड येलो और ग्रीन मान लेते हैं, ये 3 फ्लैग हमारे पास है। अब वो बोल रहे हैं भाई ये 3 फ्लैग तो हैं, लेकिन जो सिग्नल बना रहे हैं हो सकता है हम एक फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाए, 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाए, देखे ना बार होस्टिंग 1 2 और 3 अबाउट द है, तो 3 मतलब हमें एक के ऊपर एक, अगर हम एक सिंगल फ्लैग का यूज करेंगे, या हम 2 फ्लैग का यूज करें, या हम तीनों फ्लैग का यूज करें, और 3 फ्लैग का यूज करेंगे तो एक के ऊपर एक लगाएंगे फ्लैग है, तो उससे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, अलग अलग हमारे पास उनका मीनिंग कन्वे करेगा। अगर मैं एक सिंगल फ्लैग लूं, 3 है हमारे पास, 3 में से सिंगल लूं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 3p1 है, तो 3 मुझे एक ही अरेंज करना है, तो 3 सिग्नल बन गए, मतलब ये 3p1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर मैं रेड फ्लैग लूंगा तो रेड फ्लैग अलग मीनिंग कन्वे करेगा, अलग मीनिंग कन्वे करेगा, येलो वाला अलग मीनिंग कन्वे करेगा, ग्रीन वाला अलग मीनिंग कन्वे करेगा, रेड वाला एक रेड वाले से बन जाए। अगर मैं एक ही फ्लैग का इस्तेमाल करूं तो 3 सिग्नल बन सकते हैं, 3 सिग्नल, तो 3p1 हो सकता है हम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करें, तो है तो 3, मुझे 2 अरेंज करने हैं 3p2। अगर मैं 2 फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा तो नंबर ऑफ सिग्नल 3p2 बन सकते हैं। अब 3p2 का मतलब क्या, 3 में से 2 को अरेंज करना है, भाई जैसे मैं 2 को अरेंज करने के लिए मैं r और y का इस्तेमाल करूंगा, या मैं r और g का इस्तेमाल करूंगा, या मैं y और g का इस्तेमाल करूंगा। अब बाय होस्टिंग लिखा हुआ है ना, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, मतलब हम ऐसे रख सकते हैं r और y, ऊपर रखें r को, नीचे रखें y को। अगर ऊपर r है नीचे y है तो ये अलग मीनिंग कन्वे करेगा, या ऊपर हमारे पास y है नीचे r है, ये अलग मीनिंग कन्वे करेगा। हम जानते हैं 3p2 के लिए क्या आएगी, 6 आएगी, 6 सिग्नल बन सकते हैं अगर हम 2 फ्लैग का यूज करेंगे। एक तो सिग्नल ये बन गया, ये अलग मीनिंग कन्वे करेगा, ये अलग मीनिंग कन्वे करेगा, ये मैंने r और y का यूज करा। कैसे, इससे भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इससे भी कितने बनेंगे, 6 बन जाएंगे।
वो 3p2 लिख दिया। या हम तीनों फ्लैग का इस्तेमाल करें, अगर मैं तीनों फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा तो तीन में से तीनों को अरेंज करता हूं, यानी मैं ऐसे यूज कर सकता हूं, ऊपर रखूं y, r, y और g, ये ऐसा कर सकता हूं मैं r, g, y। ये हर कॉम्बिनेशन जो है, अरेंजमेंट जो है, ये अलग मीनिंग करने करेगा। भाई ऊपर रेड है, नीचे y है, फिर g है, या फिर r, g, y, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट, ये अलग मीनिंग करने करेगा, ये अलग मीनिंग करने, इससे अलग सिग्नल जनरेट होगा, इससे अलग सिग्नल जनरेट होगा। ऐसे कितने बन जाएंगे? 3p3 का मतलब 6 हो गया। तो ये तो आ गया हमारे पास, दिस इज 3, ये आ जाएगा 6, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। तो कितना आ गया? 15 आ गया। 15 सिग्नल बन सकते हैं, हम एक का यूज करें या दो का यूज करें या तीन का यूज करें, तो 15 सिग्नल बना सकते हैं। 3 बनेंगे एक का यूज करने से, 6 बनेंगे दो का यूज करने से, और 6 बनेंगे 3 का यूज करने से। बाकी उसके बाद नेक्स्ट A9 तो हो गया, आपसे सेम सवाल है, टोटल में से वो माइनस कर दो जिनमें सारे के सारे डिफरेंट है, टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकाल के वो माइनस कर देंगे जिनमें सारे डिफरेंट है, ताकि वो आ जाएगा जिनमें कम से कम एक रिपीट हो रहा होगा। अब वो हम बाइनोमियल की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको 15 का निकालने का, तो बड़ी आसानी से कर लिया, जो हमने फॉलो किया था उसको कैलकुलेट भी कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। लेकिन फिर भी एक तरीका और है जिसको माइंड में रखते हैं अपन, कई बार जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं तो हर बार मैं जो तरीका लगा रहा हूँ वो हर बार एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कई बार अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो सवाल करना आसान होता है। 15 का मैंने एक तरीका बता दिया था आपको, एक नेक्स्ट तरीका देखते हैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15। हालांकि सॉल्यूशन में लिखा हुआ भी है वो, लेकिन वो मैं समझा देता हूँ उसको आपको कैसा लिखा हुआ है ना। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं वो देखते हैं। 15 में लिखा हुआ था सिग्मा m is equal to 97, m is equal to 97 to 100, ऐसा लिखा हुआ था, और 100 cm मैंने अगर इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको वैसे, mc 97, और हमें दे रखा है इस फॉर्म में लाना है आंसर और फिर कंपेयर करके लैम्डा निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या हमने कंसेप्ट तो लगा के देख लिया, सिग्मा अप्लाई कर लिया था, मालूम पड़ा भाई हमें x की पावर 95 का कोएफिशिएंट निकालना है, 95 है 97 है, 97 है, 97 का कोएफिशिएंट निकालना है, वो देख लिया था। लेकिन कई बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम कई बार ऐसा करते हैं, जैसे हम सिग्मा इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है, एक्चुअली इस पर भी अप्लाई हो रहा है, इस पर भी अप्लाई हो रहा है, यानी मैं किसी को बाहर नहीं निकाल पा रहा, मान लो मेरे पास ऐसा होगा तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि सिग्मा तो एम पर अप्लाई होगा, भाई एम को वेरी कर रहे हैं, यहाँ एम है ही नहीं, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, से होता है ना हमारे पास, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो कई बार जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सिग्मा दोनों पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एम है, यहाँ भी है, ये भी वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, किसी को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो कई बार इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें एक एम नहीं आ रहा, एम से फ्री हो जाए, मतलब अगर ऐसा हो पाया तो हम देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 100 cm into MC 97, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद समझ में आ गया होगा आपको। हम चाहते हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो इसको इस तरह से लिख सकें कि उसमें एक क्रम ऐसा आ रहा है, उसमें एम नहीं आ रहा, अगर एम नहीं आया तो उसको बाहर निकाल लेंगे और कैलकुलेट करना। अब ये क्या लिखा हुआ 100 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, 100 माइनस m फैक्टोरियल, ये ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसको लिखा मैंने m फैक्टोरियल, फिर नीचे आ जाएगा 97 फैक्टोरियल, m माइनस 97 फैक्टोरियल, ये ऐसा आ जाएगा m माइनस 90। हम चाह रहे हैं भाई इस प्रोडक्ट को ऐसा मैनिपुलेट करें कि भाई एक m रिमूव हो जाएगा, तो देखो इस m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ तो m का टर्म है, यहाँ भी m का टर्म है, यहाँ m नहीं है ना, और यहाँ भी m नहीं, इनको मैंने एक साथ लिखने की कोशिश की, 100 फैक्टोरियल 97 फैक्टोरियल को मैंने एक साथ लिख लिया, और यहाँ लिखा मैंने 100 माइनस m, और लिख लिया मैंने m माइनस 97, इसको अलग से लिख लिया। यहाँ तो m का टर्म है, यहाँ m का टर्म नहीं है, फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, शायद दिखने का आपको, अब दिख रहा है शायद, फैक्टोरियल का सिंबल लगा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं जैसे यहाँ m नहीं है, यहाँ भी m नहीं है, और ऊपर जो होता है वो तो हेड होता है, नीचे एक टेल होती है, बड़ी हेड माइनस टेल, मान लो ये तो मैंने मान लिया हेड है, ये टेल है, बड़ी हेड माइनस टेल, 3 मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर, और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एडजस्ट करने। अब ये क्या हो गया, 100 से 3 हो गया, इसको 100 से 3 बोल दो या 100 से 97 बोल दो, एक ही बात है, 100 से 3 बोल सकते हैं या 100 से 97, इसको लिख लिया मैंने। अब ये जो प्रोडक्ट था इसमें मैंने m को रिमूव कर दिया, एक बाइनोमियल का प्रोडक्ट ऐसा आ गया इसमें m रिमूव हो गया। अब यहाँ देखें ये तो हेड हो गया, अब देखें भाई अगर टेल ये है, हम जानते हैं ऊपर तो हेड होता है, नीचे एक टेल होती है और एक हेड माइनस टेल होता है, मैं इसको बोल रहा हूँ हेड, इसको बोल रहा हूँ टेल,
तो क्या हेड में से अगर मैं टेल को माइनस करूंगा तो क्या ये आ जाएगा, यस आ जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आएगा m माइनस 97। या मैं ऐसा करूं भाई इसको टेल बोलो, यानी मैं हेड बोल सकता हूं उसको और इसको बोल सकता हूं टेल, तो ये हेड माइनस टेल अपने आप हो जाएगा। क्या हम देखें इसको टेल बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं टेल, यस। क्योंकि अगर ये हेड है और ये टेल है, व्हाट इज 3 माइनस ब्रैकेट m माइनस 97, क्या आ जाएगा। अगर मैं हेड में से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस है। यानी मैं टेल इसको भी बोल सकता हूँ और टेल, अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं किसको लिखूंगा। किसी को भी लिख लो, आपको फर्क नहीं पड़ता, NC_R लिखो, NC_N माइनस R लिखो, एक ही बात। मैंने इसको लिख लिया सर इंटू 3 C m माइनस 97, मैंने ऐसे लिख दिया। टेल मैंने इसको मान लिया, इसको भी मान सकते थे अपन टेल, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वापस NC_R इक्वल टू NC_N माइनस R लिख दो। ये जो प्रोडक्ट है इसकी जगह यार अभी जो सम था हमारे पास, तो कई बार ऐसा आसान हो जाता है वो निकालना है, हमने उससे भी निकाल लिया, लेकिन इस तरीके को माइंड में रखना है अपने को। कई बार बाइनरी कोएफिशिएंट 2 हो 3 हो, मान लो 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसे मैनेज करके देख लो ताकि कोई बाहर निकल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा अपना। तो एस इज इक्वल, ये आ गया सिग्मा m इज इक्वल टू 97 से लेकर, मतलब तरीका वो भी था, तरीका ये भी है, प्रोसीजर ये है, उन्हीं को माइंड में रख सकते हैं अपने, और उनको माइंड में रख सकते हैं, अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे अपन। m माइनस 9, इसको मैंने सही लिया, यानी जो प्रोडक्ट था मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा आ गया। अब इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, 100 से 3 को मैं बाहर निकाल लूंगा और क्या बचेगा, सिग्मा m इज इक्वल टू 97 से लेकर m इज इक्वल टू 100, और क्या लिखा हुआ है 3c m c 97, मतलब इस पर सिग्मा अप्लाई कर दूंगा। इसका हेड 3 है, हम जानते हैं टेल कभी 3 से बड़ी आ नहीं सकती है, और 3 से बड़ी अगर अगर आ भी जाएगी तो उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, फिर कभी लगे टेल बड़ी हो गई हेड से, उसको जीरो मान लेते हैं। हालांकि लिखा हुआ रहता है ना, मैंने एक सवाल कराया भी था ऐसा आपको, जो जेई में भी आया था, कई बार अगर टेल बड़ी आ जाती है उसको जीरो मान लेते हैं, फिर अपन उस बाइनरी कोएफिशिएंट के लिए को जीरो मान लेते हैं। अब 100 सीधी तो आएगी, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो m को 97 लिखूंगा तो क्या आएगा, 3c0, फिर 3c1, 3c2 और 3c3, यानी टेल हमारा हेड 3 है और 0 से लेकर 3 सवाल है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर m को लिखूंगा 97 तो 0 आएगा, 98 लिखूंगा तो 1 आएगा, 99 पर 2 आएगा, 100 पर आएगा 3, तो 3c0 से लेकर 3c3, यानी nc0 से लेकर ncn 2 रेज़ टू पावर है, व्हाट इज n, याद है। अब इसको 3 नहीं चाहिए, 97 चाहिए, 97 लो, ये वैल्यू आ गई, मैनिपुलेट कर ही लेंगे अपन, जिसे भी मैनिपुलेट करना है, आंसर जिस फॉर्मेट में चाहिए उससे निकाल सकते हैं। तो कई बार अगर बाइनरी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो कल मैंने बताया था उसका यूज करके भी निकाला जा सकता है। तो ये 15 तक ही कर पाए अपने, 21 to 12 वाला हम नहीं कर पाएंगे, 15 तो कर लिया हमने, फ्राइडे का बचा हुआ है अभी भी, लेकिन सैटरडे का और मंडे का कर लिया हमने। नया होमवर्क लिख लेते हैं, बताएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल होमवर्क लिख लो आप, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट पीएनसी में दे रहा हूं मैंने, बानवल के अंदर भी दे दूंगा मैं, पीएनसी के अंदर आज भी कम ही सवाल होंगे, वो एक बार अब सिलेक्शन शुरू हो गया ना, जब सिलेक्शन शुरू हो गया तो उसके बाद सवाल अच्छे बन पाएंगे, फिर आपको शिकायत रहेगी कि सवाल ज्यादा दे रहे हो आप, अभी शिकायत रहेगी कम दे रहे हो, फिर बाद में शिकायत रहेगी ज्यादा दे रहे हो आप। तो एक्सरसाइज का पार्ट 1 में A4 का फर्स्ट पार्ट करना है और सेकंड पार्ट। ये 16 करना है, ये 16, एक्सरसाइज का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ये 12 करना है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3,
क्वेश्चन नंबर 14, ये इसको ध्यान से करें, 14 पर तो ध्यान से करें। करके लाना है आपको, डीवी भी कर सकते हैं चाहे तो आप, नेक्स्ट डीवी भी कर लेंगे ना 13। होमवर्क अगर कम है तो कोई बात नहीं, डीवी भी कर लेंगे, डीवी नंबर 13, क्योंकि वो अभी सिलेक्शन के बाद फिर होमवर्क अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छे खासे सवाल दे पाऊंगा मैं करने के लिए आपको। ये करके लाना है आपको, इन सवालों को करके लाना है। नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे फिर हम।